हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत गुस्सा हैं कि सर आप कल भी नहीं आए तो आज भी आपने शाम में 6 बजे का बोला था पर आप नहीं आए। बट गाइज मैं ये लेक्चर ही बना रहा था आप लोगों का, और ये लेक्चर बनाने की जो प्रोसीजर है ये 1-2 घंटे की नहीं है कि जैसा आप देखते हैं कि लेक्चर की लेंथ जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा की हम लोग को देखने को मिलती है। तो वो लेंथ पर मत जाना, इसके पीछे बहुत सारे काम करने होते हैं। ये एक दिन का लेक्चर जो होता है वो पूरा 8 से 10 घंटे का उसमें पूरा काम होता है, तब जाकर वो लेक्चर बनता है। 19 तारीख को लास्ट डे था अगस्त ऑफर का, वो मैंने डिक्लेयर किया था। इसके चलते मैंने मना भी किया था स्टूडेंट से कि मुझे कॉल्स मत करना। लगातार मुझे स्टूडेंट्स ने कॉल किए जा रहे थे रात में 12 बजे से लेकर भी इवन सुबह 4 बजे तक मेरे पास कॉल्स आए, और मैं ना सो पाया। बहुत बुरी हालत जो है वो हो गई थी। वो मैं अपनी मेरी ही गलती है, मैं ही अपनी गलती मानूंगा इस चीज में, क्योंकि जैसे मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ। बट अब से मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ कि इसमें जो लार्जर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में यहाँ पर जो है मेरा इंतजार करते हैं जेन्युइनली, और वो मुझे इस प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करते कॉल कर करके, बार कंटिन्यूसली मैसेज कर करके, तो मैं अब सीरियसली वैसे ही काम करूंगा जैसा मैं करता आ रहा था। एक ही दिन का जो है वो थोड़ा सा इशू हो गया, उसी के कारण पूरा प्रोसेस जो है वो लेट हो गया, डिले हो गया। तो मैं माफी चाहता हूँ, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू। एंड मंडे से गाइस पूरापन का टाइम जो होगा, टाइम शेड्यूल होगा, वो पहले की तरह ही हो जाएगा। सुबह 6 बजे से अपने लेक्चर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे मंडे से, क्योंकि अब आज लेट नाइट में अपलोड कर रहा हूँ, कल जो है वो मैं क्रिएट करूंगा। तो कल वाला लेक्चर मैं नहीं हूँ आपको 6 बजे, पूरी कोशिश है मेरी प्रोवाइड कराने की शाम में 6 बजे, क्योंकि एक ही दिन का लेक्चर जल्दी हो जाएगा। 6 बजे मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। एंड मंडे से जो है वो अपन क्या करेंगे, सुबह 6 बजे ही आपका यहाँ पर लेक्चर आएगा। एंड एक और चीज बतानी थी, जिन भी स्टूडेंट्स ने अगस्त ऑफर लिया हुआ है गाइज, मैंने आपको अगस्त ऑफर में बकायदा बताया था कि जो आप स्क्रीन पे देखते हो ये पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ये पीडीएफ वो पुरानी जो पीडीएफ है, पुराने यहाँ पर जहां पर मैं काम करता था, पूरे 1 साल की जो मैंने आपको पीडीएफ फ्री में दी है, वो सिर्फ ये स्क्रीन की हैंडआउट्स मैंने आपको दिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए फटाफट, आपको लेक्चर्स को खोलने की जरूरत ना पड़े। मैंने जो आपसे चार्ज किया है वो अगस्त मंथ का ही चार्ज किया है, 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। उसमें आपने जो मुझे पेमेंट करी है अगस्त से लेकर दिसंबर 2020 की करी है, जो जिसमें हर महीने में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, और जो सर्विसेज लिखी हुई है उसमें इवन प्रिंट आउट हैंडआउट्स भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड अगस्त ऑफर का लास्ट डे एकदम से क्यों डिक्लेयर हुआ उसके भी बात बता देता हूँ, कि मैं जहाँ पे काम करता था वहां से मेरी बातचीत हुई, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज हुई कि मैं जो है वो उनकी पीडीएफ यहाँ पर नहीं दूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा था। जो रेट मैंने रखा हुआ है तो उससे बिजनेस तो हैम्पर होता ही है, तो इसके कारण से ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। पर फिर भी मेरा जो था कि मुझे स्टूडेंट्स को जितनी सर्विस ऑफर करनी है वो मैंने कर दी अपनी तरफ से। बट कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि सर इसमें तो जो है वो प्रिंट आउट वाला ऑप्शन नहीं है, सर इसमें तो जो है मतलब जैसे कि मैं पहले जो है वो इंग्लिश वाली ही कवर कराता था, जनवरी 2020 से इंग्लिश हिंदी दोनों में हुआ। तो मैंने आपको ये बताया था कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मैंने आपको इस पीडीएफ का तो कुछ चार्ज नहीं किया, तो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आप लोग को दे दिया। और बाकी अगर किसी को चाहिए तो कुछ दिनों बाद जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 की मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आपको एक हैंडआउट मिल जाएगा, प्रिंटेबल हैंडआउट। तो उसका मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या सर्विस जो है वो आपको सर्विस कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपको आपसे जो सर्विस कॉस्ट ली है वो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की ली है। और वो किस लिए ली है, मैं आपको डेली उसमें लेक्चर्स की पीडीएफ देता हूं, संडे को जो टेस्ट आता है उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, और आपको वीकली कंपाइलेशन देता हूं, आपको मंथली कंपाइलेशन देता हूं लेक्चर का, लेक्चर की पीडीएफ का। और कहीं पर आप जब जाएंगे तो पता करिएगा 2500 2-2 हज़ार कॉस्ट होती है ये सिर्फ लेक्चर की पीडीएफ की। और इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड करके प्रिंट फ्रेंडली जो है वो हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये 10 अगस्त से शुरू हुआ है, बाकायदा मैंने लेक्चर्स में हर दिन जो है वो बोला हुआ है। बट फिर भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें प्रिंट फ्रेंडली नहीं है, ये हम कैसे करेंगे। तो गाइस मैंने आपको जो पुरानी जो पीडीएफ दी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, वो सिर्फ आप क्विक रिवीजन कर लो, एग्जाम नियर है उस पर्पस के लिए। ये ई रिवीजन यानी कि ई बुक पर्पस से मैंने आपको दी है वो, उसमें मैंने आपको कभी कहा ही नहीं था कि मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में दूंगा। यकीन ना है तो आप देखो पुराने लेक्चर्स, मैंने कभी नहीं बोला प्रिंटेबल फॉर्मेट में। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसकी पीडीएफ, वीडियो की पीडीएफ, ये एज इट इज जो है वो मैं प्रोवाइड जो अभी करा रहा हूँ अगस्त ऑफर में भी। और उसके साथ ही साथ मैंने एक मंथली हैंडआउट्स प्रोवाइड कराने की बात करी है, जो कि आप प्रिंट करा सकते हैं, वो 100 पेजेस के अंदर आपको मिलेगी। बट मैंने पुराने का कमिटमेंट नहीं किया था, पुराना तो मैंने आपको फ्री में दिया है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, और अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोल दीजिए, मैं उनके पैसे रिफंड कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने जहां पर 25-25 दिए थे उनके पैसे रिफंड नहीं हुए, उनको बात ही नहीं की गई, उनसे मना कर दिया गया। बट मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने तो इवन मेरे स्टूडेंट से पूछिएगा, मैंने तो काफी सारे स्टूडेंट्स के पेमेंट फेल हो रहे थे, मैंने बोला कि कोई बात नहीं मैं आपको ऐड कर देता हूं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे मेरे, यकीन नहीं आ रहा, वो खुद बता देंगे
कि मैंने उनको ईमेल किया हुआ, एक स्टूडेंट ने गलती से किसी और को पेमेंट कर दिया था, मैंने उनको बोल दिया कि चलो जाने दो, आप परेशान मत हो, पढ़ाई पे फोकस करो, मैं आपको ऐड कर रहा हूं। मैं पैसों का बिल्कुल लालची नहीं हूं यार। मैंने जो रेट आपके सामने रखा है वो मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली रेट रखा है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ पाए, और उस चीज के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। बट गाइज अब आप सोचो, स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ये फोन किया जा रहा है कि सर लेक्चर कब आएगा, आखिर हम तो वेट कर रहे हैं। अरे गाइज कमेंट कर दो, और आया ना लेक्चर, अभी आपके सामने ही है लेक्चर, में कहीं भागा तो नहीं, और सब चीज आपको मिल ही रही है यहाँ पर और मिलती ही रहेगी। ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो है, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 3 घंटे सोकर मैंने काम किया है। वो 3 घंटे भी ना के बराबर सोए हो एक तरह से। और पूरे स्टूडेंट्स को पहले तो अगस्त ऑफर में ऐड करना था, वो अगस्त ऑफर में ऐड किया। क्वेरीज लोगों की ऐसी आ रही थी, बार बार रिप्लाई करना पड़ रहा था। बट अब मैंने एक चीज सेट कर दी है, आप मैसेज करिए, 24 घंटे के बाद आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं कोई आपको जवाब नहीं दूंगा इससे रिलेटेड। और हाँ, कॉल का जवाब मैं जब ही दूंगा अगर आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपका जो भी डाउट है वो मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए कि सर आपसे कॉल पे बात करनी थी। अगर आपका डाउट अप्रोप्रिएट होगा, मैं खुद आपको पर्सनली कॉल करूंगा, आप मुझे मत कीजिए प्लीज। आई नो कि ये थोड़ा सा आप लोग को बुरा लगेगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है, और मैं हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट भी हुआ हूं। आप खुद जानते हो कि काफी सारे अगर आप लोगों ने कॉल किया होगा, क्या मैंने जो है वो इस बीच यानी कि दो दिन पहले से क्या मैंने आपसे आपके फोन को इग्नोर किया, काटा? नहीं ना। अभी 2 दिन में इतनी चीजें जो है वो खराब हो गई। जैसे कल का दिन जो था, मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। कल मैं लाइव भी आया था आप लोगों के लिए, सिर्फ यही बताने के लिए कि मेरे पास जो है वो आज इतना तो टाइम है कि मैं हाँ आपके लिए लेक्चर बना सकता हूं। बट जो लेक्चर जो क्वालिटी का मैं प्रोवाइड कराता हूं, जो पूरे सोर्सेज से पढ़ के जो मैं आपको देता हूं, वो क्वालिटी कल नहीं आती अगर मैं कल प्रोवाइड करा देता। और आज लेट भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा था यार। मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको एक बार चीज पढ़ाऊं और वो आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट जो है वो लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो चलिए गाइस, फिर समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो पंडित जसराज जी के बारे में हम लोग को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं पंडित जसराज जी की फोटो है। पंडित जसराज जी का भी देहांत हो गया, निधन हो गया, तो इसलिए ये टॉपिक इनका न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये दुनिया के जाने माने इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे, दुनिया के सबसे प्रमुख जाने माने भारतीय शास्त्रीय गायक ही हम लोग को देखने को मिलते थे। और ये किस घराने से एसोसिएटेड थे? तो याद रखिएगा, मेवाती घराना। मेवाती घराने से ये एसोसिएटेड थे। जो संगीत का जो घराना है मेवाती घराना, तो उससे ये जुड़े हुए थे। और हर एक आर्टिस्ट की एक अपनी अलग पहचान होती है, अलग अपना स्टाइल होता है। तो वैसे ही जो इनका स्टाइल था वो ये था कि ये ख्याल को भक्ति रास के साथ जो है वो मिक्स करते थे। और उसमें काफी सारे म्यूजिकल फॉर्म्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल लाइट क्लासिकल म्यूजिक के फॉर्म्स वगैरह, जैसे कि हरकत हो गया, मुर्कीज हो गया, तो इनको मिलाकर एक अलग इनका एक डिफरेंट स्टाइल होता था, जिसके लिए ये बहुत जाने जाते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा, ख्याल अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? पहली चीज याद रखना, ये एक म्यूजिकल फॉर्म है जिसमें राग हम लोग को लिरिकल कंपोजिशन के साथ देखने को मिलती है, और उसमें 2 स्टैंजास होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक म्यूजिकल फॉर्म है जहां पर लिरिकल कंपोजिशन में राग हम लोग को देखने को मिलती है 2 स्टैंजास में, राइट। इसके अलावा हवेली संगीत, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, एक सेमी क्लासिकल ओल्ड म्यूजिकल फॉर्म है ये हवेली संगीत, जिस पर भी ये परफॉर्मेंस दिया करते थे पंडित जसराज जी। तो हवेली संगीत की अगर बात करें गाइस, तो हवेली संगीत में आपको याद रखना है कि भगवान कृष्ण के लिए ये संगीत बनाया जाता था, गाया जाता था। और इस संगीत का परफॉर्मेंस हम लोग को टेम्पल्स में, मंदिरों में देखने को मिलता था, और मिलता है बेसिकली हवेली संगीत का परफॉर्मेंस। और इनको काफी सारे अवार्ड से, ऑनर से, टाइटल से सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने एक एस्टेरॉइड का नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा। एक एस्टेरॉइड था 2006 VP32 इसको बोलते थे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, राइट। और पहले ये इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको इतना ऊंचा, इतना बड़ा सम्मान जो है वो मिला। देखिए, एक एस्टेरॉइड का नाम जो है वो इनके नाम पे रख दिया, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने फेमस जो है ये कलाकार, आर्टिस्ट हम लोग को देखने को मिले थे, गायक। ठीक है, तो ये इसलिए ये टॉपिक इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने की संभावना काफी ज्यादा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है मार थोमन जेकोबाइट सीरियन कैथीड्रल चर्च के बारे में। इसको मलंकारा चर्च के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा कि ये चर्च कहां पर लोकेटेड है। तो इस चर्च की लोकेशन कहां पर है? केरला के अंदर। याद रखिएगा, केरला में ये चर्च है। केरला के अंदर हम लोग को इरनकुलम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, वहां पर है मूलन थुरुती नाम की एक जगह, वहां पर ये चर्च लोकेटेड है।
अभी रिसेंटली इस चर्च के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो केरला गवर्नमेंट के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि केरला गवर्नमेंट अब इस चर्च को कंट्रोल करेगी पूरी तरह से। तो ऐसा क्यों, तो आगे इसकी पहले कहानी समझते हैं। तो मलंकारा चर्च, ये चर्च जो है वो मैंने आपको बताया मूलन तुरुथी में हम लोग को देखने को मिलता है। और इस चर्च के अंदर दो कम्युनिटीज जो हैं, नॉन कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटीज, उनके बीच में डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिले थे, विवाद हम लोग को देखने को मिले थे। एक है जेकोबाइट और दूसरी है ऑर्थोडॉक्स। तो हुआ क्या था, मलंकारा चर्च जो है वो अलग अलग हो गया इन दो कम्युनिटीज ने। एक हिस्सा जो है वो चर्च का आधा हिस्सा जेकोबाइट संभालता था और आधा ऑर्थोडॉक्स ग्रुप संभालता था, और ये 1912 में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद 1959 में फिर ये दो चर्चेज जो थे वो आपस में फिर से मिल गए, यानी कि मतलब जो अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो आपस में मिले और उन्होंने बोला कि हम एक ही चर्च को साथ में मिलकर एडमिनिस्टर करेंगे। बट ये ज्यादा दिनों तक चला नहीं इनका रीयूनिफिकेशन। ये 1972-73 तक बस हम लोग को देखने को मिला, और फिर तब से दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा फिर से होना शुरू हो गया कि इस चर्च की जो ओनरशिप होगी वो किसके पास होगी, इस चर्च से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो किसके पास होगी, यानी कि कौन इस चर्च का असली हकदार होगा। तो उसको हकदारी को लेकर जो है ये पूरा विवाद, पूरा मामला हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और इसके आगे की कहानी की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वैलिडिटी थी 1934 कॉन्स्टिट्यूशन की, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1934 का, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि इस चर्च को एडमिनिस्टर जो किया जाएगा वो ऑर्थोडॉक्स के द्वारा किया जाएगा, ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के द्वारा। और उस चीज को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सही ठहराया था कि ऑर्थोडॉक्स जो है, जेकोबाइट जो है उस पर उनका हक नहीं होगा, इस चर्च के ऊपर ऑर्थोडॉक्स का हक होगा। बट फिर भी ऑर्थोडॉक्स जो है उसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता था इस चर्च में एंटर होने के लिए भी, और इवन मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि टॉप पोजीशन उस चर्च में आने के लिए, यानी कि उस पूरे चर्च को एडमिनिस्टर करने के पर्पस के लिए या फिर कंट्रोल करने के पर्पस के लिए ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन जो है उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था जेकोबाइट्स के द्वारा। और इसी को लेकर पूरा मामला चल रहा था, और उस बीच फिर केरला हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया, डायरेक्शन दिए केरला गवर्नमेंट को कि अब इन दोनों को छोड़ो, जाने दो, केरला गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी इस चर्च को, ना तुम्हारा ना मेरा, सरकार करेगी। तो ये एक चीज हुई थी जिसके बारे में एक जनरल स्टोरी आइडिया आपको पता होना चाहिए, बस एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चला है। जेकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स के बारे में एक जनरल बस सिर्फ नाम पता होना चाहिए, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे की चर्चा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये काफी लिमिटेड होता है, और करंट अफेयर्स में ऐसे जब क्वेश्चन, ऐसे जो टॉपिक्स दिखाई देते हैं तो उसको तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है फिर। तो गोथिक आर्किटेक्चर की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा गोथिक आर्किटेक्चर क्या है, तो ये एक यूरोपियन स्टाइल है आर्किटेक्चर की, जो कि पॉपुलर हम लोग को 12वीं से 16वीं सेंचुरी के बीच में देखने को मिलती थी, राइट। इसका जो ओरिजिन है और वो फ्रांस और इंग्लैंड में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि वहां से ये ओरिजिनेट हुई है, फ्रांस से और इंग्लैंड से। इसके फीचर्स की बात करें, पॉइंटेड आर्क्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, रिब्ड वॉल्स देखने को मिल जाएंगे और फ्लाइंग बट्रेस देखने को मिलेगी। ये देखो आप, ये पूरी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है फिगर में, डायग्राम में, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है रिब्ड वॉल्टिंग, तो ये पूरी चीज फ्लाइंग बट्रेस, ये जो फ्लाइंग बट्रेस ये ऊपर ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली चीज, ये फ्लाइंग बट्रेस, राइट। ये वाली चीज बट्रेस, ये वाली चीज, ये साइड में जो आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर इनके यहाँ पे ये साइड में ये बट्रेस है, ठीक है। तो ये ऐसी बस एक फिगर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये पॉइंटेड आर्क के बारे में यहाँ पर बात करी थी ना, पॉइंटेड आर्क, ये पॉइंटेड आर्क्स, तो पॉइंटेड आर्क्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाली चीज जो होती है उसको पॉइंटेड आर्क्स जो है वो कहा जाता है। ये देखो ये वाली चीज, ये जो पॉइंटेड बिल्कुल एकदम शार्प आर्क है ना, इसके आर्क क्या होता है, आर्क ये होता है, बचपन में मैथ्स में पढ़ा है ना, तो इसका पॉइंटेड आर्क होता है, यानी कि इस टाइप से जैसे कि आप देख सकते हैं इधर फिगर में भी, ये देखो आप, ये पॉइंटेड थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, पॉइंटेड आर्क। तो ये चीज है, ये भी देखो आप, ये पॉइंटेड आर्क, ठीक है। तो ये चीज है, कुछ फिगर के बारे में जो फीचर्स वगैरह जो होते हैं ना डायग्राम, उसमें थोड़ा एक जनरल आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडियन फीचर को भी इस पर्टिकुलर गोथिक आर्किटेक्चर के साथ मिक्स किया था, और इसका जो रिजल्ट डेवलप हुआ वो इंडो गोथिक स्टाइल जो है वो बनकर तैयार हुई। पहले नॉर्मल गोथिक हुआ करता था, गोथिक के फीचर्स हमने देखे, और इसमें कुछ जो इंडियन स्टाइल भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने आकर यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसीलिए ये इंडो गोथिक स्टाइल से भी जाना जाता है। और इंडो गोथिक स्टाइल के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मद्रास हाई कोर्ट इंडो गोथिक स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, विक्टोरिया मेमोरियल और छत्रपति शिवाजी महाराज CST जिसको हम लोग बोलते हैं, जब आप जाते होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST, ये उसका पहले नाम जो था वो विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंडो गोथिक स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो जैसे ये 2-3 एग्जांपल, मद्रास हाई कोर्ट और CST तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में बस इतनी सफिशिएंट जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है भातभूत प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज तो अगेन वही लोकेशन पता होनी चाहिए, गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट है। ये गुजरात का आप एरिया देखो, ये आपको गल्फ ऑफ खंबत का एरिया दिखाई दे रहा है, और इस तरफ आपको गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन देखने को मिलता है।
और यहीं पर ही गल्फ ऑफ खंबत के रीजन पर ही आपको ये भदभुत प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये सर्कल जो बना हुआ है, ये भारूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो, ये भदभुत प्रोजेक्ट, और यहीं पर ही भारूच डिस्ट्रिक्ट ये आपको देखने को मिलती है गुजरात के अंदर। तो अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने भारूच को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, चर्चा में था। फीचर्स की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा नदी पर लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, देखो नर्मदा नदी आपको दिखाई दे रही है, और यहीं पर ही ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो नर्मदा नदी के पास हम लोग को ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इसके 25 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी जो है ये गल्फ ऑफ खंबत पर जाकर फ्लो कर जाती है और अरेबियन सी से मिल जाती है। यानी कि गल्फ ऑफ खंबत में जाकर अरेबियन सी से जो है वो नर्मदा नदी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी खासियत एक हमने देखी इस प्रोजेक्ट की फीचर्स। ये प्रोजेक्ट जो है वो कल्पसर प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये कल्पसर प्रोजेक्ट, ये कल्पसर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 30 किलोमीटर का एक डैम क्रिएट किया जा रहा है, जो कि कनेक्ट करेगा भारूच को भावनगर के साथ। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी का पार्ट जो है वो ये भदभुत प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा कल्पसर प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है? गुजरात का 25% सालाना जो सरफेस वाटर रिसोर्स जो है उसको स्टोर करना। जो पानी जो है वो जाकर बह जाता है अरेबियन सी में, तो उसको जो है वो बचाना, कि वो उसको जो है वो हम लोग जो है वो अपने मतलब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज कर सके उस पानी को। तो इसको लेकर ये प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो रिवर का फ्लो है, ये इतना बढ़िया फ्लो है, और यहाँ पर डैम बनाया जाएगा, तो डैम बनाने से काफी सारे फायदे होंगे। एक तो वाटर जो है उसको स्टोर भी किया जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है आगे चल के, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है, एक जनरल आइडिया कि क्या चीज है। और रिजर्वायर जो है वो 80 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पानी जो है सरफेस वाटर जो है वो स्टोर करके रखेगा, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर समुद्र के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब पूरे दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी कि पूरे दुनिया भर में एक बड़ा जो है फ्रेश वाटर रिजर्वायर पूरे दुनिया भर का, ये यहाँ पर बनकर तैयार होगा, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक फैक्ट, बेसिक आइडिया जो है आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए भदभुत प्रोजेक्ट के बारे में। अब वैसे ही अगेन एक और टॉपिक न्यूज में है डेथ वैली से रिलेटेड। सबसे पहले तो लोकेशन देख लो, ये यूएसए के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर यूएसए का एरिया है, वर्ल्ड मैप में ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये डेथ वैली है। यहाँ पर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है अभी बताया जा रहा है कि 54.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और एक बार अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो ये इस पूरे 100 सालों में, यानी कि पिछले 100 सालों में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बताया जाएगा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। और इसको रिकॉर्ड किया है यूएसए के नेशनल वेदर सर्विसेज ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के द्वारा, जो कि ये हम लोग को क्रीक में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक एक आइडिया आपको होना चाहिए डेथ वैली की लोकेशन से रिलेटेड। थोड़ी सी बात करें कि WHO ने एक्सट्रीम हीट के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम हीट में हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि जब काफी गर्मी बहुत मतलब ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस समय लोगों की तबीयत खराब होती है। इसमें जो रेस्पिरेटरी डिजीज जिनको होती है, सांस वगैरह लेने की, जिनको सांस वगैरह लेने में जिनको इश्यूज होता है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती है। जिनको हार्ट कंडीशंस होती है उनको प्रॉब्लम होती है। किडनी डिसऑर्डर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कि पहले से इनको कोई डिजीज है, तो वो डिजीज एकदम से बढ़ जाती है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एक्सट्रीम हीट के कारण जो है वो होती हैं। और इसमें इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो हीट क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, अक्सर बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और घातक हीट स्ट्रोक भी होते हैं, राइट। तो ये चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को और फॉरेस्ट पर सीवियर इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि गर्मी ज्यादा तेज होगी तो कैसे फिर वेजिटेबल्स वगैरह उग ही नहीं पाएंगे, राइट, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, राइट, मर जाएंगे पौधे, फॉरेस्ट जो है उसमें जो पेड़ वगैरह जो है वो सूख जाएंगे, राइट। तो ऐसी चीज है। और इवन वाइल्ड फायर्स, तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि पिछले 1 सालों में कहां कहां पर वाइल्ड फायर्स हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अपन कवर भी कर चुके हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं ना, वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट फायर, तो वो अभी मुझे 2 एग्जाम्पल बस आप दो, सिर्फ 2 एग्जाम्पल जो पिछले 1 साल में रिकॉर्ड किए गए हैं, किस किस लोकेशन पर रिकॉर्ड किए गए हैं और उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, उसके बारे में एक जनरल फैक्चुअल डेटा। तो वाइल्ड फायर जो है, इसमें क्या हुआ था, फॉरेस्ट जो है वो पूरे जल जाते हैं, जंगल में आग लग जाती है, पूरे जंगल जल जाता है। जंगल के अंदर रहते हैं जानवर, तो इसमें जो जानवर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फौना और फ्लोरा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीसीज, फौना यानी कि एनिमल स्पीसीज, तो दोनों की डेथ का कारण जो है ये हो जाता है, राइट। तो ये वाली चीज भी बताई जा रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम कभी कभी नहीं बोलते कि बिजली के खंभे में आग लग गई, जो ट्रांसमीटर वगैरह जो होता है बिजली पे, तो वहां पर एकदम विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है, तो वो भी हीट के कारण ही होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों में तक आग लग जाती है एक्सट्रीम हीट के कारण, ये वाली चीज भी है। और इसमें यह भी होता है कि सड़कें तक मेल्ट हो जाती, तो आप क्या सोचोगे, आप देखो एक्सट्रीम हीट में सड़क जो है, कितनी स्ट्रांग सड़क होती है, वो पिघल जाती है। तो ऐसी चीजें जो है ये WHO ने इन्फॉर्म करी है, बताई है
कि ये कितना घातक हो सकता है एक्सट्रीम हीट। अब माली कंट्री की बात करें गाइस, तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है वेस्ट अफ्रीका में। तो ये देखो लोकेशन, ये अफ्रीका की लोकेशन, ये अफ्रीका का ये वेस्टर्न एरिया। यहाँ पर देखो आप, ये माली लोकेशन दिखाई दे रही है, ये माली है, ठीक है, ये माली। तो कंट्री का नाम है अफ्रीका की। इसकी कैपिटल जो है वो बमाको हम लोग को देखने को मिलती है। और इसकी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है नाइजर के साथ, आइवोरी कोस्ट के साथ, सेनेगल के साथ। और साथ ही साथ बताया जाता है कि ज़्यादातर इसका जो एरिया है वो सहारा डेजर्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे आप देखो, ये ज़्यादातर इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कवर्ड है सहारा डेजर्ट में। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा ये मतलब अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है जो कि गोल्ड का प्रोडक्शन करती है और सॉल्ट का, नमक का प्रोडक्शन करती है। तो दो चीज़ों के प्रोडक्शन के मामले में जो है ये जानी जाती है माली। और अभी ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके प्रेसिडेंट जो है वो आप देखो, ये इब्राहिम बऊबकर केइता, तो ये इसके प्रेसिडेंट है, छठे प्रेसिडेंट। इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री रूल जो है वो आ गया, यानी कि जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सैन्य तख्ता पलट जो है वो यहाँ पर हो गई, मिलिट्री कूप, ठीक है। तो इसके कारण जो है वो इन्होंने रिजाइन कर दिया। जैसे ही मिलिट्री कूप जो आया तो उसके बाद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। तो इसको लेकर ये जनरल टॉपिक न्यूज़ में था। बाकी आपको इसकी लोकेशन के बारे में एक आइडिया होना चाहिए जनरल अभी के लिए, राइट। तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसकी बात करें गाइस, तो अभी रिसेंटली एक हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांटेशन पर्पस के लिए पुणे से चेन्नई इसको भेजा गया और ये ग्रीन कॉरिडोर की मदद से पॉसिबल हो पाया। तो एक चीज तो आपके दिमाग में सेट हो गई, क्लियर हो गई कि ग्रीन कॉरिडोर क्या है। ये एक ऐसा स्पेशल रोड रूट जहां पर एम्बुलेंस जो है वो कोई किसी भी प्रकार के ट्रैफिक कंजेशन को फेस नहीं करती है, कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं। एम्बुलेंस के लिए रोड क्लियर किया जाता है जिससे कि एम्बुलेंस जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और जिस भी पेशेंट को ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है उस तक ऑर्गन जो है वो पहुंचा दिया जाए और फटाक से ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जो है वो शुरू हो जाए। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऑर्गन जो होता है उसकी लिमिटेड लाइफ होती है और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्गन को जो है वो पहुंचाना जरूरी होता है जिस भी पेशेंट को आवश्यकता होती है ऑर्गन की, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का पूरा केस हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑर्गन जो है गाइस हमारी कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर भी भेजे जा सकते हैं और यही सब चीजें पॉसिबल होती है ग्रीन कॉरिडोर इनिशिएटिव के थ्रू। जैसे कि अभी पुणे से हैदराबाद जो है वो एयरलिफ्ट कराया गया ऑर्गन। जब एयरलिफ्ट कराया जाता है तो प्लेन जो है वो, जैसे प्लेन जो है वो पुणे से उड़ा और हैदराबाद पे उतरा और हैदराबाद पर तुरंत जो है वो एयरपोर्ट का स्टाफ का सबसे पहला काम क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो ये ऑर्गन को लेकर जा रहे होते हैं कैरी करके, तो उनको सबसे पहले जो है वो रास्ता दिया जाए कि तुरंत जो है वो बाहर निकले तेजी से, क्योंकि आप जानते हैं एयरपोर्ट में चेकआउट करने में भी काफी टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर केस जो है वो इमरजेंसी का है। यहाँ पर तुरंत सबसे पहला एयरपोर्ट स्टाफ का काम होता है कि जैसे ही प्लेन लैंड करे सबसे पहले जो कोऑर्डिनेटर्स अंदर बैठे हुए हैं जो ऑर्गन्स को लेकर, वो तुरंत जो है वो बाहर भागें और बाहर उनके लिए रेडी खड़ी रहती है एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस जैसे ही स्टार्ट होती है रोड्स पूरे ट्रैफिक पुलिस क्लियर कर देते हैं। इस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल को सेट कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एम्बुलेंस को ना आए और वो तुरंत एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये रहती है कि क्या अलग से रोड क्रिएट किया जाता है? नहीं, रोड का और ट्रैफिक का मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि एम्बुलेंस जो है उसको प्रायोरिटी में रखते हुए तुरंत जो है वो निकाला जाता है। तो ये पूरी जो चीज होती है ये ग्रीन कॉरिडोर इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एयरपोर्ट स्टाफ, सबके कोऑर्डिनेशन, सबके प्रयासों के चलते जो है ये ग्रीन कॉरिडोर इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। यहाँ पर जनरल पब्लिक की भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको बताइए कि कई बार आपने डे टू डे लाइफ में ये भी देखा होगा कि पीछे एम्बुलेंस सायरन बजा रही है बट कुछ गधे लोग जो होते हैं वो साइड तक नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बताया यही गया है कि जनरल पब्लिक की भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और इसके पूरे प्रोसीजर की बात करें, ये पूरा प्रोसीजर इसका कैसे होता है ट्रांसप्लांटेशन का, ऑर्गन डोनेशन अगर किसी को करना है तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट है वो ब्रेन डेड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी फैमिली से कंसेंट लिया जाता है। उनकी जो फैमिली होती है, उनके परिवार जो होते हैं, उनसे सहमति ली जाती है कि क्या वो एग्री हैं ऑर्गन डोनेट करने के लिए। तो अगर वो एग्री होते हैं तो तुरंत प्रोसीजर शुरू कर दी जाती है। सबसे पहला काम ये होता है सिटी के अंदर, यानी कि जिस हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट ब्रेन डेड हुआ है उस हॉस्पिटल जिस सिटी के अंदर है तो उसी सेम सिटी के अंदर पहले ढूंढा जाता है कि किसी को ऑर्गन रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस स्टेट में ढूंढा जाता है जिस स्टेट में वो सिटी है। स्टेट में भी नहीं है, फिर अगेन तीसरा सर्कल बनाओ, ब्रॉडर लेवल पर जाना पड़ता है। तो पहले सिटी, फिर स्टेट, फिर पैन इंडिया। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट।
तो ऐसी चीजें होती हैं। तो उसके अलावा ऑर्गन जो होता है गाइस, आप लोग सभी जानते हैं कि उसकी लाइफ जो होती है वो काफी लिमिटेड होती है, तो उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो है वो पहुंचाना रहता है हॉस्पिटल तक। और ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन जो होता है पूरे नेटवर्क का, ये कोऑर्डिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि नोटो के द्वारा किया जाता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो थोड़ी बात करेंगे नोटो के बारे में। तो नोटो जो है गाइस, ये एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती हैं, तो उनके तो अंडर जो है वो सेटअप किया गया ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यू दिल्ली में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके काफी सारे स्टेट सेंटर भी हैं जो कि सोटो कहलाते हैं, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑर्डिनेट करते हैं पूरी प्रोसीजर को कि ऑर्गन जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो पहुंचाना है, तो उसके लिए पूरा नेटवर्क जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो प्रोक्योरमेंट होता है, यानी कि एक मतलब किसी ने डोनेट किया ऑर्गन तो वहां से लिया और वहां से कैरी करके डिस्ट्रीब्यूट किया जिस भी रेसिपिएंट को आवश्यकता होती है ऑर्गन की। तो ये जो पूरी प्रोसीजर होती है ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत हम लोग को देखने को मिलती है। और नोटो जो है कोलैबोरेट कर रही है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ, और ये काम कर रही है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर्स के ऊपर। यानी कि एक ऐसा जो है वो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, जिसके थ्रू पता लग सके कि किस व्यक्ति ने किस हॉस्पिटल से अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं और उसके ऑर्गन किस व्यक्ति को किस हॉस्पिटल के अंदर, किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये पूरा जो चीजें हैं, पूरी जो डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा और ये मेंटेन किया जाएगा पूरा डेटा, और इस पर ये निगरानी रखी जाएगी कि हमारी पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं, और प्लान्स बनाए जाएंगे। एक मैप जो है वो तैयार किया जाएगा कि जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जैसे कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, तो हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद जो है वो कितने समय तक व्यक्ति जो है वो बचे हुए हैं, यानी कि अलाइव हैं, राइट, कहीं उसका सर्वाइवल रेट कितना है कि व्यक्ति जो है वो कितने जीवित हो पा रहे हैं। और जो ग्रीन कॉरिडोर से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजे जा रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो क्या वो समय रहते पहुंच रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर वो समय रहते पहुंच रहे हैं तो जो डॉक्टर ने ट्रांसप्लांटेशन किया, जो पूरी सर्जरी हुई, क्या वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। थर्ड पॉइंट, अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि वो व्यक्ति एक बार ट्रांसप्लांट हुआ ऑर्गन तो उसके उसके मतलब उस ऑपरेशन के कितने दिनों तक जो है वो अलाइव है, जीवित है। तो इससे एक अच्छा खासा डेटाबेस जो है वो तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, एक डिटेल्ड स्टडी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को डील करेंगे जहां पर अगर एक व्यक्ति पब्लिक एलिगेशन, सार्वजनिक आरोप लगाते हैं जुडिशरी के अगेंस्ट करप्शन का, तो उस मैटर को, उस मुद्दे को कैसे देखा जाएगा। इसको आसान भाषा में यहां पर ऐसे समझो कि जैसे कि ये जुडिशरी है, यहां पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आप जानते हो गाइस कि अगर दो व्यक्ति केस लड़ने आए हैं कोर्ट में, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को आकर ये नहीं बोलता कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, मुझे जेल में बंद कर दो, डाल दो, नहीं बोलते ना। दोनों ही लड़ते हैं, दोनों ही अपने आप को मासूम जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो मैंने खुद भी पर्सनली जाके देखा है कोर्ट के अंदर कि जो क्रिमिनल होते हैं वो कटघरे में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा मुंह बना के कि अभी रो देंगे, मतलब कि उनसे इनोसेंट तो कोई है ही नहीं जीवन में। तो ऐसी जो जब चीजें, ऐसे जब सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी ये फैसला करती है, ये डिसाइड करती है कि वाकई में गुनहगार कौन है और उसको सजा देती है, और जो विक्टिम जो होता है उसको न्याय दिया जाता है। तो ये चीज का काम जो होता है वो जुडिशरी का हम लोग को देखने को मिलता है, होता है न्याय देने का काम, है ना। अब इस चीज में, इस सर्कमस्टांसेस में आप देखो, ये चीज हटा दो और ऐसा कर दो। अगर एक व्यक्ति ने जुडिशरी के अगेंस्ट अगर मतलब आरोप लगाए, अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सेंस में तो हम लोग बोलते हैं, इंडिविजुअल सेंस में कोई भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानता है। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव सामने आ गया, क्योंकि जुडिशरी अपने आप को फिर इंडिविजुअल की तरह देखेगी, और कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो अपने ऊपर आरोप नहीं लेता। ऐसे तो नहीं है कि जज बोलेंगे हाँ हाँ चलो ठीक है मेरी गलती, मैं अब जा रहा हूं यहां से उठ के जेल, नहीं होगा ना। इस चीज को आप समझो। और ये सिचुएशन कब क्रिएट हुई, जब सीजेआई ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर पास किया प्रशांत भूषण के अगेंस्ट। कुछ दिनों पहले याद है बात करी थी हमने, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया था, लॉयर है वो, एक ट्वीट कर दिया था कि सीजेआई एक मोटरसाइकिल में है, लग्जरी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नागपुर के एक पॉलिटिशियन की है, और जो सीजेआई है उन्होंने ना हेलमेट पहना था ना मास्क लगाया हुआ था। अब इसको लेकर जब ट्वीट किया ये प्रशांत भूषण ने ये सेम ट्वीट, तो उसके बाद वो ट्वीट ट्रेंड हो गया, और उसको लेकर सीजेआई ने अपने मतलब सोचा कि ये तो कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं,
अब देखो, अब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे चीज आ गई ना, अब सामने वाले व्यक्ति ने अपने विचार किए, जैसे हमने बात करी थी ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है, ये वॉयलेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई सभी व्यक्तियों के पास जो है वो बात है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी अपनी फीलिंग, अपनी चीजें, कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मास्क नहीं पहना या हेलमेट नहीं पहना, तो बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने बोला और कंटेम्प्ट का चार्ज जो है वो लग गया। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा अभी एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही है, या फिर बहुत जल्दी जो है वो एक स्टडी डिटेल रिपोर्ट सामने लेकर आएगी, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के अगेंस्ट आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो फिर उस मैटर को, उस मुद्दे को कैसे देखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ही टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उनके जो जजमेंट्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, राइट। अब अगर इन्हीं के अगेंस्ट अगर आरोप लग गया, तो फिर फैसला कौन लेगा, और निष्पक्ष तरीके से फैसला कौन लेगा, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये चीज जो है हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ऐसा पहले भी जजमेंट्स में हुआ है, हालांकि यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल द जजमेंट्स, बट फिर भी इन जनरल एक बार जान लो। जैसे सी रविचंद्रन अय्यर केस 1995 का ये जजमेंट था। यहां पर बताया गया कि अगर कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई मेंबर है, अगर उसके पास किसी जज के मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसे एविडेंसेस आ जाते हैं जिसमें पता लगता है कि जज ने मिसकंडक्ट किया है, या अपनी ड्यूटी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निभाई है, करप्शन किया है या कुछ भी, तो उस समय बताया गया कि जो बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ मिलना चाहिए, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा, ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि जब बार काउंसिल मिल लेगी तो बार काउंसिल को थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक कि कोर्ट अपना फैसला नहीं ले लेती। अब यहां पर इतनी चीज पर चीजें जो है वो खत्म हो गई थी। इसमें हम लोग को क्या समझ में आया कि यहां पर किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं हुई कि अगर मिसकंडक्ट सामने आता है, या फिर अगर जज जो है वो साबित हो जाता है कि जज जो है वो आरोपी है, तो उसके बाद फिर क्या फैसला लिया जाना है। क्या जैसे कॉमन मैन जो होते हैं, जैसे कि अगर वो गलती कर देते हैं उनको सजा मिलती है, तो क्या वैसे ही जज को भी सजा मिलेगी, इसके बारे में क्लियरिटी नहीं। सेम वैसे ही 1992 के जजमेंट में जस्टिस जे एस वर्मा इन एस स्वामी केस में भी ऐसी ही चीजें हम लोग को देखने को मिली। जजमेंट में ये सामने आया, एक प्रोसीजर रखा कि अगर कोई भी आरोप जो है वो सिटिंग जज के अगेंस्ट लगता है तो उसमें कैसे डील करना है। तो देखिए, जज जो है गाइस, उनको एक इंक्वायरी से होकर गुजरना पड़ेगा, एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत, और इंक्वायरी के सामने जो है वो जज के पास बिल्कुल फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सुनवाई की, कि जज जो है वो अपना पक्ष सामने रख सकें। और यहां पर क्या हुआ, इस जजमेंट ने क्या चीज लिमिट कर दी, इस जजमेंट ने इंक्वायरी प्रोसेस को जो है वो लिमिट कर दिया जजेस के अगेंस्ट। और यहां पर बताया गया कि एक लिमिटेड सर्कल में और एक क्लोज रूम के अंदर जो है ये पूरी इंक्वायरी रखी, जहां पर टॉप जुडिशियल ऑफिशियल्स, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस होते हैं, सीजेआई होते हैं, तो वो यहां पर मौजूद होंगे, और पार्लियामेंटेरियंस यहां पर मौजूद होंगे, बस। तो ये क्या हुआ कि एक इंक्वायरी भी जो है जिस प्रकार से होनी चाहिए वो इंटरनल इंक्वायरी के तौर पर देखने को मिली। अब वही सेम चीज आती है जो मैंने भी आपको बताया कि अगर जजेस या फिर अगर जुडिशरी के अगेंस्ट अगर केस आते हैं, और उसी केस को वो खुद ही जुडिशरी अगर लड़ेगी या उसकी इंक्वायरी करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने आप के ऊपर कभी भी आरोप जो है वो नहीं होने देंगी, राइट, यानी कि साबित नहीं करने देंगे कि उनने जो है वो गलत किया है। वो किसी न किसी ऐसे लूप होल को सामने रखते हुए जो है वो निकल जाएंगी। तो यही बात है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ना 1992 के जजमेंट में, ना 1995 के जजमेंट में। तो इस चीज को लेकर पूरी चीजें देखने को मिली, और जो एलिगेशन है, जो आरोप है, जो जज के अगेंस्ट जो हम लोग को देखने को मिला है, इसमें जो इंक्वायरी हम लोग को देखने को मिलती है। अब यहां पर यह भी है कि ये पूरी चीज होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन जो है वो पास किया जाता है जजेस के रिमूवल के लिए, यानी कि अगर जज ने गलत भी किया है तो भी आप जो है वो उसको रिमूव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जो मोशन जो है वो पार्लियामेंट में ना रखा जाए और पार्लियामेंट उस मोशन को ना पास कर दे। तो जज का रिमूवल भी जो होता है, जिसको हम लोग इंपीचमेंट ऑफ जज बोलते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी टाइट प्रोसीजर से होकर गुजरता है, यानी कि आसान नहीं है कि आपने रिमूव कर दिया। अगर कोई जज गलत कर रहे हैं तो फिर उनके रिमूवल के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। इंक्वायरी भी जो होती है वो इंटरनल इंक्वायरी होती है, और निष्पक्ष, अगर इंटरनल इंक्वायरी हो रही है, रिमूवल के चांसेस कम है, तो निष्पक्षता जो होती है ना, कि बिना किसी पक्षपात के डिसीजन देना, जजमेंट देना, वो फिर खत्म हो जाती है। यही सब इश्यूज जो है वो आज की डेट में उठ रहे हैं, और ये जो डोमिनेटिंग स्पिरिट जो 1992 के जजमेंट की हम लोग को देखने को मिलती है वो इसीलिए है क्योंकि जजेस की डिग्निटी को प्रिजर्व करके रखना है। इवन यहां पर ये भी है कि जजेस जो हैं वो अभी, मतलब यानी कि जब उनके ऊपर आरोप लग रहे होते हैं तो भी वो जो है वो अपना काम कर सकते हैं, कंटिन्यू इनकी जजमेंट दे सकते हैं, कोर्ट वगैरह जाकर बैठ सकते हैं, नहीं कि अपने ऑफिस से भी उनको रिमूव नहीं किया जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो ये ऐसी जो प्रोसीजर जब सामने आती है तब इसमें जो है वो विचार करने वाली बात जो है वो ओपन होती है कि अगर जुडिशरी अगर गलत कर रही है तो फिर
उनको सही करने वाली कौन बॉडी, उनको क्रॉस चेक करने वाली कौन बॉडी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो इस पर ये पूरा मुद्दा हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। और इन दोनों ही केसेस में हमने देखा कि एडवोकेट भी जो है वो आगे बढ़कर जो है वो जजेस के अगेंस्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते। सबसे पहले 1995 के जो केस में हमने देखा था कि बार काउंसिल क्या करेगी, उसको सीजेआई के पास जाना पड़ेगा या मतलब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ेगा और बैठकर जो है वो पूरे एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे, फिर वो समय लेंगे अपना कि हम सोचकर जो है वो बताएंगे, राइट। यानी कि एडवोकेट भी जो है वो जजेस के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते। तो इतना टाइट प्रोसीजर। और दूसरे 1992 के जजमेंट में हमने देख ही लिया कि जो रिमूवल का, जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो ही इतना टाइट होता है कि जजेस जो है वो फिर वो रिमूव नहीं होते, और अगर उनके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन भी लगता है मिसकंडक्ट का, करप्शन का, तो भी वो अवॉइड कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि एक स्पैन ऑफ टाइम जो है वो गुजर गया होता है, राइट। और बहुत टाइट प्रोसीजर। और इस तरीके की चीजों में जो है वो रिमूवल जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिल रहा, ना ही एक निष्पक्ष जांच भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जांच भी जो होती है वो कमेटी जो बैठती है, इंक्वायरी कमेटी, वो भी इंटरनली हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अभी विचार किए जा रहे हैं, और इसी पर पूरा मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और वो उठा किसके कारण? प्रशांत भूषण जी के कारण, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू हम लोग को देखने को मिला था। अब इस न्यूज में हम लोग बात करेंगे ARIIA की रैंकिंग के बारे में। 2020 की इसकी रैंकिंग अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनोवेशन करते हैं, तो उनके इनोवेशन के ऊपर बेस्ड ये रैंकिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखिए, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड जो है वो पूरी रैंक जो है वो तैयार की जाती है, जैसे कि बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, अवेयरनेस, प्रमोशन, और जो सपोर्ट करना आइडिया जनरेशन को, इनोवेशन को, कि यानी कि वो इंस्टीट्यूट इनोवेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही अबाउट द कि नया प्रोडक्ट जो है वो इनोवेट करते रहना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो नेक टू नेक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी चीजें बच्चों के अंदर इनकलकेट की जा रही है कि नहीं की जा रही। इसके अलावा बजट और फंडिंग सपोर्ट कैसा है उस इंस्टीट्यूशन का, तो ये पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जो है वो जारी किए जाते हैं। और पहली बार इस नई हम लोग को 2020 की इस रैंकिंग में देखने को मिल रहा है कि एक स्पेशल प्राइस कैटेगरी भी वुमेन ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए रखी गई, और ये छठी कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें टोटल 6 कैटेगरीज आज की डेट में है। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन पहली कैटेगरी, जो सेंट्रली जो भी इंस्टीट्यूशन जिसको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। वुमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सिर्फ महिलाओं का ही ये इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट फंडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन और स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ 6 कैटेगरीज हैं। इसमें आप रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट में IIT मद्रास टॉप पे हम लोग को देखने को मिल रही है। कैटेगरी जो है इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के अंदर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, SR इंजीनियरिंग कॉलेज वरंगल, और अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। तो ये नई कैटेगरी जो सामने आई है उसमें इस इंस्टीट्यूट को जो है वो टॉप कैटेगरी में जो है वो रखा गया, यानी कि टॉप रैंक जो है वो इस इंस्टीट्यूशन की हम लोग को देखने को मिली। तो ये टॉप 5 रैंकिंग है, आप देख सकते हैं ARRI की। तो ये एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको इंप्लीमेंट किया गया है AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के द्वारा। मेन पर्पस क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन को, स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को स्टूडेंट्स के बीच में और फैकल्टीज के बीच में जो है वो इनकलकेट करना है, यानी कि डालना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसा फोकस करना है कि जितने भी हमारी कंट्री के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस दौड़ में आगे बढ़े जो कि इनोवेशन की हो, जो कि डेवलपमेंट की हो, ग्रोथ की हो। तो इस पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर से जो स्टूडेंट्स जो है वो नए नए प्रकार के इनोवेशन लेकर आते हैं, नए नए आइडियाज जो है वो डेवलप करते हैं, जिससे कि पब्लिक जो है, कॉमन मैन जो है, उनकी जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, तो उस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड जो है, प्राइज जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने देखी इसके बारे में। अब गाइस यहां पर बात हो रही है थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर के बारे में। तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर जो है वो अभी रिसेंटली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नेशनल हेडक्वार्टर ब्लड बैंक में इसका उद्घाटन हुआ है। स्क्रीनिंग सेंटर का नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर थैलेसीमिया की जांच होगी और काउंसलिंग की जाएगी। एंड मेन फोकस आपको रखना है थैलेसीमिया के ऊपर। थैलेसीमिया क्या है? तो ये एक टाइप का हीमोग्लोबिनोपैथीज हम लोग को देखने को मिलता है, और इसी का ही एक दूसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल डिजीज। ये एक इनहेरिट डिसऑर्डर होता है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में ये आता है, और ये रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है। याद रखना, थैलेसीमिया रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं।
ये प्रिवेंटेबल होता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इंडिया में थैलेसीमिया मेजर और एक सीवियर फॉर्म थैलेसीमिया इंटरमीडिया, ये दो फॉर्म है, टीएम और टीआई। तो ये मेजर बर्डन है इस डिजीज के इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा लोगों में थैलेसीमिया मेजर और टीआई थैलेसीमिया इंटरमीडिया हम लोग को देखने को मिलता है, और ये विरासत में आता है पेरेंट्स से। अगर दोनों ही पेरेंट्स एबनॉर्मल थैलेसीमिया जीन्स उनके होंगे तब ये बच्चों में आएगा, और या फिर अगर किसी एक पेरेंट के अंदर एबनॉर्मल बीटा थैलेसीमिया जीन होगा और दूसरे पेरेंट में एबनॉर्मल वेरिएंट हीमोग्लोबिन जीन हम लोग को देखने को मिलेगा, तो भी जो है ये विरासत में आ जाता है, यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनको ये थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सिंपल बस ये याद रखना है, थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है, एक खून की डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो डिजीज है ये एक जेनेटिक डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, इनहेरिटेंस में, यानी कि विरासत में जो है ये डिजीज आती है पेरेंट से बच्चों को। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो थैलेसीमिया मेजर से गुजरते हैं पूरे दुनिया भर से अगर कंपेयर करें तो। इसका इकलौता इलाज, इकलौता क्योर हम लोग को देखने को मिलता है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सिर्फ इकलौता इसका इलाज है, और काफी डिफिकल्ट है ये, और अफोर्डेबल भी नहीं है। काफी सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों को ये इलाज देना, ये ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है समय समय पर खून जो है उसका ट्रांसफ्यूजन करना, यानी कि खून जो है वो चढ़ता है समय समय पर बच्चों को। और इसमें यह भी होता है कि रेगुलरली आयरन केलेशन थेरेपी जो है वो करवानी पड़ती है, जिससे कि आयरन का ओवरलोड जो है, यानी कि ब्लड में जो आयरन जो है एक्सेसिव आयरन, वो रिमूव हो सके। तो सिंपल सी ये दो तीन चीजें थैलेसीमिया से रिलेटेड आपको जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। और इवन ये भी बोला जाता है कि ये जो थेरेपी होती है कैलेशन थेरेपी सॉरी, तो ये जो थेरेपी हम लोग को देखने को मिलती है, ये थेरेपी कैंसर के पेशेंट्स को भी दी जाती है और हार्ट पेशेंट्स को भी कई बार दी जाती है। तो बताया जाता है कि ये सक्सेसफुल होती है, स्पेशली ब्लड्स के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स वगैरह होती हैं उसको रिमूव करने के लिए। और यहाँ पर थैलेसीमिया के अंदर आयरन, एक्सेसिव आयरन जो ब्लड में होता है उसको रिमूव करने के पर्पज के लिए ये करवाई जाती है। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। नाम से क्या समझ में आ रहा है, सतलज नदी को यमुना नदी के साथ लिंक करना है एक नहर बना के। जैसे कि ये मैप देखो आप, मैप में ऊपर की तरफ आपको देखो पंजाब का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सतलज नदी बह रही है, ये पूरी सतलज नदी आपको दिखाई दे रही है, राइट। अब ये सतलज नदी को लिंक किसके साथ किया जा रहा है, ये यमुना नदी के साथ। तो ये यमुना कैनाल आपको दिख रहा है, और ये यमुना नदी यहाँ से होती हुई जा रही है, तो यहाँ से जो है वो यमुना नदी के साथ जो है ये इस कैनाल को लिंक करने के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट। नहर के थ्रू सतलज नदी और यमुना नदी को लिंक किया जा रहा है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। इस पर हम लोग अभी जो चल रहा है उस पर बाद में आएंगे, पहले पूरी डिटेल में चीजें समझो आप कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप का है और कैसी इसकी कंट्रोवर्सी हम लोग को आगे चल के देखने को मिली। तो देखो, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, तब क्या प्रॉब्लम आई, वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम आई। अब देखो एक स्टेट थी, अब एक स्टेट जब पहले इंडिविजुअल यानी कि अकेली थी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल ये पूरा का पूरा पंजाब करती थी। बट जब 1966 में हरियाणा अलग हुई तो हरियाणा को भी खुद का मतलब अपनी व्यवस्था करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और पूरी अपनी जो जमीन है उस एरिया जो है वहां पर प्रॉपर तरीके से, जैसे कि खेत वगैरह है तो वहां पर पानी मिलना चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए उसके अलग डिसीजन, अलग प्लान्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जब ये अलग हुई तब उस समय हरियाणा ने पंजाब से बोला कि मुझे पानी का शेयर चाहिए, रावी और बीएस नदी जो है उसका शेयर चाहिए। तो इसको लेकर पंजाब ने मना कर दिया। पंजाब ने बोला कि उस पानी का तो शेयर आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पंजाब को के पास जो है वो पानी बचता ही नहीं है खुद के लिए, तो हम कैसे देंगे, जब हमारे पास ही पानी नहीं बचेगा तो हम आपको कैसे दे पाएंगे। तो इसको लेकर विवाद उठ गया। विवाद जब उठा तो सेंटर सामने आई। सेंटर ने 1976 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि जब पंजाब और हरियाणा एक थे तो उस समय 7.2 मिलियन एकड़ फीट जो पानी आता था, वो पानी उसका यानी कि 7.2 में से 3.5 जो है वो हरियाणा को दिया जाना चाहिए। तो ये सेंटर ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो जारी कर दिया, बट पंजाब नहीं माना। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस हम लोग को देखने को मिला, एक इराडी ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिली। क्वेश्चन ये बन सकता है इराडी ट्राइब्यूनल किससे रिलेटेड है, तो ये वाटर शेयरिंग से रिलेटेड है जो पंजाब और हरियाणा के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें जज जो थे वो बाल कृष्णा इराडी हम लोग को देखने को मिलते थे, तो इसलिए इराडी ट्राइब्यूनल के नाम से हम लोग को नजर आती है। तो 1987 में इराडी ट्राइब्यूनल का रिकमेंडेशन ये था कि पंजाब और हरियाणा के जो वाटर शेयरिंग जो है इसमें पंजाब का शेयर जो है 5 मिलियन एकड़ फीड होना चाहिए और हरियाणा का जो शेयर है वो 3.83 मिलियन एकड़ फीड होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो इराडी ट्राइब्यूनल ने अपनी डिक्लेयर कर दी कि हरियाणा को 3.83 मिलेगा और पंजाब को 5 जो है वो मिलना चाहिए। तो 1987 में ट्राइब्यूनल ने ये डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग को देखने को मिला कि पंजाब ने फिर भी मना किया। पंजाब ने बोला कि ये पानी नहीं दे पाएगा। हरियाणा कंटिन्यूअसली उसकी डिमांड चलती रही कि उसको जो है ये सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट जो है, ये कैनाल जो है, इसको
तैयार कर दो, कंप्लीट कर दो, जिससे कि उसको पर्याप्त पानी मिल सके। बट पंजाब अलाउ नहीं कर रहा था पानी देने के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि पंजाब की एक ही चीज थी कि ये पानी जो है अगर ये हरियाणा को फॉरवर्ड कर देगा, दे देगा, तो पंजाब के पास पर्याप्त पानी नहीं बचेगा उसकी लाइवलीहुड मतलब सस्टेन करने के लिए। और यहाँ पर पंजाब ने जो डिमांड रखी वो ये रखी कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है उसको अमेंड किया जाए और एक नया ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप किया जाए जो कि इंश्योर करे कि पंजाब को एडिक्वेट पानी जो है वो मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी पूरी डिमांड को जो है वो सिक्योर कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लाइवलीहुड को भी जो है वो सिक्योर कर सके। तो इसके लिए जो है वो पंजाब की ये डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल पंजाब जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है इस पर्टिकुलर इस सतलज यमुना लिंक कैनाल के कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि अभी एक रीसेंट मीटिंग में भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था, आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला कि अगर नहर बनी तो पंजाब जलने लगेगा, यानी कि अगर नहर का कंस्ट्रक्शन होता है तो पंजाब के अंदर इश्यूज हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे और मारामारी हम लोग को देखने को मिलेगी। और सबसे बुरी चीज, ये नेशन की सिक्योरिटी पर एक खतरा है, नेशन की सिक्योरिटी को ये जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये जो स्टेटमेंट आया है इस पर ध्यान देना कि ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है। तो देखो इसके पीछे पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है, परेशानियां जो है वो पैदा कर रहा है, पाकिस्तान कंटिन्यूअस उसके अटेम्प्ट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये ट्राई कर रहा है कि यहाँ पर जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो छिड़ जाए दोबारा से, यानी कि लोग बाग जो है वो फिर अगेंस्ट हो जाए कि इस कैनाल के, कि जैसे ये कैनाल बने वैसे ही लोग बाग यहाँ पर दंगे करने लगे, यानी कि ये नहर बने वैसे ही लोग बाग दंगे करने लगे। और ये काम करवा रहा है एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर पूरा जो वाटर इशू है, पानी का जो मुद्दा है, तो उसके कारण जो स्टेट है पंजाब स्टेट, वहां पर डिस्टेबलाइज जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पर अस्थिरता जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो पानी एक ऐसा मुद्दा है गाइस जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली किसानों के लिए। और आप जानते हैं कि फार्मर जो है वो हम लोग को पंजाब में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स के बीच में ये वाली बात जो है वो कहलवाई जा रही है, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा बैकग्राउंड में, कि अगर यहाँ पर नहर बन जाती है तो आपका पानी जो है वो हरियाणा के पास चले जाएगा और फिर जो है वो आपको पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा। तो ये वाले एक मतलब पीछे बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान का जो चल रहा है, पूरी सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने का, खराब करने का, वो ये चल रहा है। अब यहां तक की चीजें तो आपको थ्योरी में मिल जाएंगी, रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगी, बट अब जो अपन आगे चल के बात करेंगे, जो कि आप मेंस में उपयोग करोगे, वो लॉजिकल आंसर उपयोग करेगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर तो लिखा नहीं कि इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या, कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा। बट हम लोग समझेंगे इसको लॉजिकल तरीके से कि ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा। देखो गाइस, यहां पर इस जगह पर पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के लिए पानी। कैसे पानी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के लिए, तो ये सतलज नदी को देखो आप, बस ये सतलज नदी और ये यमुना नदी, ठीक है। अब हमने क्या बात करी, सतलज यमुना कैनाल, यानी कि एक नहर है जो कि सतलज को और यमुना नदी को जो है वो लिंक कर देगी। तो यही है ना लिंक कैनाल, सतलज यमुना लिंक कैनाल, यही है कैनाल, यही यहाँ पर नहर बनाने की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं चाह रहा है कि यहाँ पर नहर बन जाए, और वो क्यों यहाँ के लोगों को उकसा रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है। द रीजन बीइंग इज, आप यहाँ पर देखो अमृतसर का यहाँ पर एरिया कहाँ पर है, ये अमृतसर का एरिया, यहाँ पर देखना ये अमृतसर का एरिया, और ये पंजाब है पाकिस्तान का, ठीक है। ये अमृतसर का है, यहाँ पर आप देखो ये सतलज नदी आ रही है और ये आकर यहाँ पर एंटर होके देखो ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, सतलज नदी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो ये अमृतसर के पास से जो है वो होकर गुजरती है सतलज नदी, ये आती है और इसी जगह पर, इसी जगह से ये एंटर हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यही वाली टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, देखो आप, ये सतलज नदी जो है ये एंटर हो गई, ये अमृतसर के बहुत ही पास से, जैसे कि यहाँ से एंटर हो गई, ये यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सतलज नदी जो है वो फ्लो करके कहा जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे अगर कंस्ट्रक्शन होता है, नहर बन जाती है, तो सतलज नदी का पानी जो भाखरा नंगल डैम से जो छूटता है तो वो बढ़ जाएगा, वो कम जाएगा पाकिस्तान में, ज्यादा जाएगा नहर के थ्रू हरियाणा में। खतरा किसके ऊपर आया, वाटर इनसिक्योरिटी किसको हुई, अब पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में ये पानी जो है वो फ्लो होकर फिर नहीं जाएगा, जो अभी तक जितना भी जाता था उतना भी नहीं जाएगा। तो इसको लेकर पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना स्ट्रेटेजिकली खेला जाए, यहाँ के लोगों को भड़का दिया जाए कि अरे ये नहर बन जाती है तो तुम प्रॉब्लम में जो है वो पड़ जाओगे। और दूसरी बात तो ये भी है कि पंजाब भी नहीं चाह रहा है कि ये डैम बन जाए, कैनाल बन जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि पंजाब के पास भी पर्याप्त पानी नहीं है। पंजाब का कहना ऐसा है कि पंजाब जो बोल रहा है कि उसकी डिमांड जो है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है अगर ये कैनाल बन जाती है तो। दूसरी चीज भी पंजाब ने रेस करी है, पंजाब ने इवन ये भी कहा है कि आपने इस पूरे इशू के अंदर 3 रिवर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, कौन सी, सतलज, रावी और बीस।
तो ये 3 नदी हम लोग को देखने को मिलती है। पंजाब ने बोला कि आप यमुना नदी को भी ऐड करो इसमें प्रोजेक्ट में, और जो ट्राइब्यूनल जो है वो इस प्रकार से डिसीजन दे कि ये चारों नदी का 60-40 शेयर होना चाहिए, तो फिर भी जो है वो ठीक ठाक रहेगी चीजें। तो पंजाब उस पर भी एग्री हो रहा है, बट फिर भी पंजाब ने ये कहा है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन होता है इसका, तो फिर यहाँ पर दंगे छिड़ने की स्थिति और ये नेशन के लिए खतरा। और ये पहले भी हुआ है ऐसा, ये पहली बार नहीं है। 1990 में इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस बीच चीफ इंजीनियर जो था, जो कि इसके कंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड था, उसको मार दिया गया। ये विकिपीडिया के सोर्स के थ्रू मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद फिर 1999 में हरियाणा ने वो केस फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि कंस्ट्रक्शन डिमांड कर रहा था वो कि कैनाल जो है, नहर जो है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। फिर ये मुद्दा फिर चलता रहा, फिर ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट पास करी, राडी ट्रिब्यूनल भी हम लोग को देखने को मिली थी, और फिर और भी हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि 2002 और 2004 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। बट उसके बावजूद भी जो है वो हरियाणा को सिर्फ 1.62 मिलियन एकड़ फीट जो है राबी बीस बॉर्डर का, ये मिलने की बात जो है वो पंजाब के द्वारा की गई। तो इसी को लेकर जो है वो पूरा मुद्दा जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार चलती आ रही है, और ये सॉर्ट आउट भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में भी ये वाली बात कही थी, 28 जुलाई को, कि दोनों स्टेट्स के बीच में जो है वो मध्यस्थता की जाए, बट फिर भी कुछ यहाँ पर नहीं निकला। अब इस कैनाल की इन जनरल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, सतलज और यमुना नदी को जो है वो प्लानिंग थी कि इस कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए ऐसे नहर का कि सतलज और यमुना नदी जो है वो लिंक हो जाए, राइट। और ये एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, यानी कि 3 स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, इस मुद्दे को लेकर, पूरे कैनाल के कंस्ट्रक्शन को लेकर। सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है वो 214 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, सतलज और यमुना नदी को लिंक करने का। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा। इवन कई बार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट भी दे दिए हैं। देन टू यहाँ पर बैरियर जो है वो लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये था पूरा मुद्दा जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान वाला जो इशू जो मैंने आपको बताया वो लॉन्ग टर्म याद रखिएगा थोड़ा सा। अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए, जॉब रिजर्वेशन से रिलेटेड ये न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि सरकारी जॉब जो है मध्य प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को ही दी जाएगी, और बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड एक लीगल प्रोविजन सामने आएगा, हम लोग को देखने को मिलेगा, बिल वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगा। अब गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के बारे में। तो सरकार ने गाइस इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि अभी 3 महीने के लिए और ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड की जा चुकी है। जो भी जितने भी सरकारी बैंक्स हैं वो इस स्कीम के तहत क्या करते हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, और भी काफी सारी कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको सरकारी बैंक जो है वो पैसे देते हैं, रियल टाइम बेसिस पर तुरंत जो है वो इनको पैसे, फाइनेंस जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। अब ये पूरा ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझो आप। तो देखो, एनबीएफसी से अपन लेकर चलते हैं चीजें। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसका काम क्या होता है, रीजनल एरिया पर, लोकल एरिया पर लोगों को लोन्स और एडवांसेस ऑफर करना, ठीक है, इसका ये काम होता है। अब ये लोगों को लोन्स और एडवांसेस ऑफर करती है, और आज की डेट में आपको पता है कि जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने जितनों को भी लोन्स दिए हैं, अब वो लोन रिटर्न नहीं हो पा रहे हैं। द रीजन बीइंग इज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जो हुआ उसके कारण शटडाउन हम लोग को देखने को मिला टोटली बिजनेस में। किसी का धंधा पानी जो है वो मतलब चल नहीं रहा था, पूरा धंधा पानी सबका बंद हो गया था। अब इस बीच क्या हुआ, लोगों का जब बिजनेस नहीं होगा, लोग जब अर्न नहीं करेंगे, तो फिर वो अपने लोन का रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो ऐसे ही चीज यहां पर एनबीएफसी भी फेस कर रही थी। यहां पर एनबीएफसी के पास पैसा नहीं था, और एनबीएफसी के पास पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके पास पैसे होंगे तभी तो जाकर ये लोगों को, लोकली जितने भी लोग रह रहे हैं उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करेगी और इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम करेगी, राइट। क्योंकि कई सारे लोग एनबीएफसी से जुड़े होते हैं, वो डायरेक्ट बैंक से नहीं जुड़े होते हैं, राइट। तो इसलिए एनबीएफसी को एम्पावर करने के लिए ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई, जिससे कि एनबीएफसी ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को जो है वो लोन्स ऑफर कर सके अपने आसपास के लोकल एरियाज पे। इसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये लोन ऑफर नहीं कर पाएंगी। और ये कैसे काम करता है पूरा प्रोसीजर, इसको अब आप समझो। अब एक व्यक्ति है, इसने, जैसे मान लेते हैं कि ये इसका लोन का एसेट है, ठीक है, इसने ये एसेट जो है, कोलैटरल्स इसको हम लोग बोलते हैं ना, कोलैटरल्स, कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है पहले बैंक में, फिर आपको पैसा मिलता है। वैसे ही एनबीएफसी के अंदर इस व्यक्ति ने कुछ चीज गिरवी रखी और एनबीएफसी फिर इसको पैसे दे देती है, क्रेडिट जो है वो ऑफर कर देती है। अब यहां पर कैसे काम होता है, ये जो सरकारी बैंक जो होती है और एनबीएफसी के बीच का, तो ये जो एसेट जो है, कोलैटरल जो है, ये यहां पे पहुंच जाते हैं सरकारी बैंक के पास, और सरकारी बैंक जो है वो एनबीएफसी को तुरंत पैसे दे देती है, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसे दे देती है, या हाउस फाइनेंस कंपनीज को पैसे दे देती है। क्लियर है यहां तक बातें? सिर्फ यही पूरी प्रोसीजर है जिसके, जो कि हम लोग को पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में देखने को मिलती है। आओ अब थ्योरी में समझते हैं। तो ये जो स्कीम है ये जुलाई 2019 में अनाउंस की गई थी। इसमें अलाउ किया जाता है कि जितने भी सरकारी बैंक है वो हाई रेटेड या उससे ऊपर के, यानी कि बीबीबी प्लस या उससे ऊपर के पूल्ड एसेट
पूल्ड एसेट क्या होता है? पूल्ड एसेट एक लोन पोर्टफोलियो होता है, यानी कि जो एनबीएफसी जो है वो जो मार्केट में जो काम कर रही है, तो वो जो लोन दे रही है उस लोन का रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है एनबीएफसी की, कि जितने उसके पास एसेट रखे हुए हैं, कहीं ऐसे एसेट तो नहीं है, कहीं ऐसे कोलेटरल्स तो नहीं है जो गिरवी रखे हैं उसके पास, जो कि वापस मतलब जो है जाएंगे ही नहीं, मतलब वो पड़े हुए हैं और वो एनपी हो जाएंगे। तो ऐसी चीज पहले देखी जाती है। और सरकारी बैंक को कहा जाता है कि जितनी भी हाई रेटेड एनबीएफसी हैं, जो फाइनेंशियली साउंड है, जिनके पास अच्छा खासा पूल्ड एसेट है, तो उनसे जो है वो आप पूल्ड एसेट ले लो और उनको जो है वो आप रियल टाइम पर कैश जो है, जो भी उनको आवश्यकता है पैसों की, वो प्रोवाइड करा दो, राइट। और इसमें क्या होता है कि एनबीएफसी जो है, वो चीज मैंने आपको बताई कि एनबीएफसी जो है, ये जितने भी पूल्ड एसेट हैं ये बैंक को बेच देती हैं और बैंक से इनको पेमेंट जो है वो मिल जाता है। और बैंक को क्या मिलता है? जो ये इंटरेस्ट जो है, जो एनबीएफसी के पास जो व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट दे रहा था, तो ये इंटरेस्ट जो है वो कहां पे जाता है? बैंक के पास जाता है। बट इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। अगर बाई चांस ये इस व्यक्ति ने पैसा देना बंद कर दिया तो लॉस किसका हुआ? बैंक का हुआ। ये चीज आप समझना। और इस चीज के लिए भी सरकार क्या करती है? सरकार ने कह रखा है कि जितने भी बैंक्स को लॉस होगा उसका पहले लॉस का 20% जो होगा वो सरकार बैंक को प्रोवाइड कराएगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है ये स्कीम। इसको एक्सटेंड किया गया है और इसमें बहुत सारे, जैसे कि हाउस फाइनेंस कंपनीज को, एनबीएफसी को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, जिनके क्रेडिट स्कोर भी कम है, उनको भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके और 45,000 करोड़ मार्केट में, सिस्टम में जो है वो इन्फ्यूज करने के लिए ये पूरा सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला। क्योंकि हमने कई बार चर्चा कर रखी है, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जब लोग पैसे को खर्चा करेंगे, तभी तो इकोनॉमी स्टेबल होगी ना। तो यही चीज है, ये पूरा सिनेरियो आप लोग को समझना है, ठीक है। स्कीम के अंदर जो पेपर्स कवर किए जाते हैं वो ए या उससे नीचे के हम लोग को जो देखने को मिलते हैं पेपर्स, वो भी कवर किए जाते हैं। यहाँ पर यह चीज बताई गई है। इसमें अनरेटेड पेपर्स भी होते हैं। मेन सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे करके एनबीएफसी जो है उनको स्टेबल कर दो। जो एनबीएफसी का जो दिवालिया निकलने वाला था, जो एनबीएफसी बिल्कुल टाइट पोजीशन पर आ गई थी, क्लोज शटडाउन होने की पोजीशन पर आ गई थी, तो कोशिश की जा रही है कि वो शटडाउन ना हो। क्योंकि अगर एनबीएफसी शटडाउन हो जाएगी तो लोकल रीजनल लोग, यानी कि जो लोकल एरिया पर जो लोग डिपेंडेंट है एनबीएफसी के ऊपर क्रेडिट के लिए, वो अगर एनबीएफसी हट जाएगी तो ये लोग लाचार हो जाएंगे। और इनके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात, स्पेंड नहीं करेंगे, इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो अभी रिसेंट एक्सटेंशन हुआ है वो यही हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें मतलब मैंने जो आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऐड किया जाए, जितना हो सके उतना। और यहाँ पर पहले जो था 25% था कि एक बैंक जो है वो 25% तक जो है वो अपना मतलब इनको सपोर्ट कर सकती है, एनबीएफसी को लोन्स ऑफर कर सकती है, यानी कि बैंक के पास जो पैसा है उसका 25%। बट अब इसको जो है वो बढ़ाकर 50% जो है वो कर दिया गया कि बैंक को कहा गया कि ये बैंक जो है वो इन सब बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में पहले 25% तक इन्वेस्ट कर सकती थी, बट अब ये 50% तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। और इस स्कीम के तहत जितने भी ए या ए माइनस रेटेड बॉन्ड्स होते हैं उसमें, कि जिससे कि बैंक को रिटर्न मिल सके, दिवालिया वाली स्थिति जो है वो बैंक में ना आए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बॉन्ड का मतलब क्या है। एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी कहां से पैसा उठा सकती है? या तो बैंक से उठा सकती है लोन लेके, या फिर वो क्या कर सकती है, शेयर्स डिबेंचर्स जो है वो रिलीज कर सकती है, शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है, या फिर तीसरी चीज एक कंपनी क्या कर सकती है, बॉन्ड जो है वो इशू कर सकती है। बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में फेस वैल्यू एक हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें 1,000 रुपए फेस वैल्यू लिखी है मान लेते हैं। बट ये बॉन्ड जो होगा, अगर आप कंपनी से परचेस करने जाएंगे तो कंपनी आपको आज बॉन्ड 800 रुपए में दे देगी, और इस बॉन्ड के ऊपर एक डेट लिखी रहती है। आप उस डेट पर जाएंगे, जैसे कि अभी जो है वो अगस्त चल रहा है, इस बॉन्ड के ऊपर मान लेते हैं अपन अगले साल की अगस्त की डेट लिखी हुई है, तो आप जब अगले साल जाओगे ये बॉन्ड को कंपनी को दोगे तो कंपनी आपको 1,000 रुपए वापस करेगी, जो उसकी फेस वैल्यू होती है। बट आज की रेट में आपने कितने में खरीदा? 800 में खरीदा। तो ये वाली चीज जो होती है उसको बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। कमर्शियल पेपर्स भी इसी प्रकार के हम लोग देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो कमर्शियल पेपर्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जो जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर, उसमें बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसमें बॉन्ड भी होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। जब पहली बार जब कंपनी कुछ पैसा फंडिंग रेस करने के लिए जब अपने शेयर्स इशू करती है, नई सिक्योरिटी इशू करती है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। और सेकेंडरी मार्केट यानी कि कंपनी के पास ऑलरेडी जो शेयर कंपनी से जिन लोगों को बेचे थे, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में आपस में लोग जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर जो है वो खरीदते बेचते रहते हैं, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट वाली चीज होती है, राइट। तो ये था पूरा इसकी कुछ डेफिनेशन, जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें, गंगा रेजुविनेशन मॉनिटरिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए गंगा नदी जो है वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली एनजीटी ने ऑब्जर्व किया कि इतना काम होने के बावजूद भी, इतना गंगा नदी के ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी गंगा नदी में आज भी
बहुत ज्यादा पल्यूटेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। तो ये वाली चीज यहां पर एनजीटी ने ऑब्जर्व करी। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि एक इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन का, कि उसको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो मिलना चाहिए, राइट। और राज्यों के लिए ये ऑब्लिगेशन है कि राज्य जो है वो लोगों को पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कराए, ऑफर करें, स्टेट। बट स्टेट जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गंगा नदी जो है वो पॉल्यूट होती जा रही है, यानी कि गंगा नदी का जो पॉल्यूशन फ्री वाला जो इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है वो गिर ही रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये चीज जो है वो एनजीटी के द्वारा ऑब्जर्व की गई। इन्होंने डायरेक्शन दिए हैं इन स्टेट्स को, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, की जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लेकर आया जाए और समय समय पर गंगा नदी की जो है वो मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कि गंगा नदी जो है वो दोबारा से पॉल्यूशन फ्री जो है वो हो सके। और जैसे कि बात की गई थी कि जॉइंट मीटिंग होगी कि जिस भी इस राज्य से गंगा नदी होकर गुजरती है तो उन राज्य के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो एक साथ आकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक साथ कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो गंगा नदी को पॉल्यूशन फ्री करें। तो कहा गया कि वो मीटिंग को दोबारा से रिवाइव करो और उस मीटिंग पर ध्यान दो कि कैसे जो है वो गंगा नदी को पॉल्यूशन फ्री बनाना है, और जल्दी से जल्दी इस पर जो है वो काम करो, क्योंकि इतने समय से काम चलता आ रहा है और उसके बावजूद भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो 1985 पे जब हम लोगों ने देखा था कि पहली बार एक्शन प्लान जो है वो निकाला गया, गंगा एक्शन प्लान, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा हम लोग को 1985 में देखने को मिला कि गंगा नदी की वाटर क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करनी है, सीवेज जो है वो ट्रीट करना है, डोमेस्टिक सीवेज। तो इतना पुराना से प्लान चला आ रहा है, बट आज भी पॉल्यूटेंट्स गंगा नदी में देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर एनजीटी ने जो है वो मुद्दा रेस किया सामने और ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और वैसे ही हम लोग को नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान देखने को मिलता है, जो गंगा एक्शन प्लान का ही एक एक्सटेंशन है। मेन पर्पज ये है कि गंगा नदी को जो है वो क्लीन करना, राइट, गंगा एक्शन प्लान फेज 2 के तहत। और वैसे ही एक नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि 2009 में सेटअप की गई थी, और ये सेक्शन 3 जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके तहत। तो इतनी सारी बॉडीज हैं, उसके बावजूद भी जो है वो गंगा नदी में आज भी हम लोग को पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर एनजीटी ने एक क्वेश्चन जो है वो रेज किया। अब बात की जा रही है बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में कि बायो पेट्रोल के साथ जो है वो बायो इथेनॉल को जो है वो मिक्स किया जाए। तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था कि 10% बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो पेट्रोल के साथ 2022 तक की जाएगी और 2030 तक 10% से बढ़ाकर 20% कर दी जाएगी। ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम का एक हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है। और बायो इथेनॉल क्या होते हैं गाइस, तो इसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। 13 अगस्त 2020 को अगर आप देखेंगे, 13 अगस्त 2020 को 1 घंटा 1 मिनट 21 सेकंड पे, तो आपको ये बायो इथेनॉल के बारे में पता लगेगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि बायो इथेनॉल जो है हमारी कंट्री के अंदर किस प्रकार से कैटेगराइज है, यानी कि कौन सी कैटेगरी 1 2 3 4 कैटेगरी के बारे में हमने बात करी थी बायो इथेनॉल की, याद आ रहा है? तो वो एक बार जरूर आप जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, वहां पर पूरी चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। यहां पर फोकस है कि पेट्रोल और बायो इथेनॉल को हम लोग मिक्स करेंगे, जिससे कि हम लोग पेट्रोल की डिपेंडेंसी जो है वो कम हो और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी हम लोग को देखने को मिले। क्योंकि बायो इथेनॉल जब जलता है, इसका जब कंबशन होता है, तब एनवायरनमेंट में जो है ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करता है। बट अगर पेट्रोल जलता है तो ये एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज करता है, काफी सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। तो यहां पर कहा गया कि धीरे धीरे करके बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम लोग पेट्रोल के साथ करेंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो हम लोग बनाने में कोशिश करेंगे, यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है बनाने के डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज कि इससे हमारा जो खर्चा जो हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल इंपोर्ट कराने में जो इतना रेवेन्यू का लॉस हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो भी रिड्यूस होगा। और ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत हम लोग को देखने को मिला था। देखो फायदे क्या क्या होंगे अगर हम लोग इथेनॉल को जो है ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ, यानी कि मिक्स कर देंगे पेट्रोल के साथ। तो देखिए अगर सिर्फ 5% अगर हम लोग आज की रेट में जो हमारी टोटल कैपेसिटी है क्रूड ऑयल की, जितना हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें अगर सिर्फ 5% अगर हम लोग ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें, तो 1.8 मिलियन 18 लाख बैरल क्रूड ऑयल के वो घट जाएंगे, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और इथेनॉल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है, तो ये इंजन को अलाउ करता है कि वो बहुत जल्दी जितना भी फ्यूल है उसको जला दे। और अगर एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स कब आते हैं, जब आधा अधूरा फ्यूल जो है जब वो जलकर बाहर निकलता है, उसी से तो कार्बन एमिट होता है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर फ्यूल को आधा अधूरा जला दो, यानी कि वो पूरी तरह से कंबस्ट ना हो, पूरी तरह से जलेगा नहीं, तब जाकर वो एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट करेगा। और इसका काम क्या होता है, पूरी तरह से जो है ये फ्यूल को कंबशन में काम करता है, क्योंकि ये इसके अंदर ऑक्सीजन हम लोग को देखने को मिलता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन में आग जलती है, कंबशन कब होता है, ऑक्सीजन में होता है। तो ये इसके कुछ फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी जो है वो रिड्यूस होता है। और रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू ये आता है। शुगर इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है।
जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन जो है वो हम लोग को रिकॉर्ड किया जाता है, नोटिस किया जाता है। बट इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहली सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, हमारी कंट्री के अंदर इथेनॉल का, बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होता है, उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग जो है वो ब्लेंड कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो शुगर मिल्स जो है गाइस, ये खुद ही इतना जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती कि ये बायो इथेनॉल को जो है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर पाए, मिक्स कर पाए। और शुगर मिल्स जो है गाइस, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है कि वो इतना ज्यादा बायोफ्यूल प्लांट्स पर इन्वेस्ट कर सके। और कंसर्न वाली बात ये होती है इन्वेस्टर्स में हमेशा से, क्योंकि याद रखना कि शुगर केन और बायो इथेनॉल, ये इसका जो प्राइस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है। तो इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर दे तो इन्वेस्टर का इसमें घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए भी इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपके लिए काम की बात यह है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि शुगर केन और बायो इथेनॉल, इसका प्राइस जो है वो किसके द्वारा सेट किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा गाइस हम लोग दूसरी बात करें और चैलेंजेस की, जैसे कि वाटर फुटप्रिंट, तो इंडिया क्या है गाइस, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है इथेनॉल की। बट ये जो टॉप प्रोड्यूसर है जैसे कि यूएसए और ब्राजील, उससे काफी पीछे, बहुत बड़े मार्जिन का गैप जो है वो इनके बीच में और इंडिया के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। और वाटर यूसेज के मामले भी इंडिया जो है वो इनसफिशिएंट हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की, ये हम लोग जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते रेन वाटर के थ्रू या ग्राउंड वाटर के थ्रू, क्योंकि रेन वाटर और ग्राउंड वाटर का ज्यादा पोर्शन जो है वो पीने के लिए और दूसरे पर्पस के लिए जो है उपयोग में हो जाता है। इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर गाइस शुगर केन की अवेलेबिलिटी काफी कम है, लिमिटेड रिसोर्स हम लोग को देखने को मिलता है हमारी कंट्री के अंदर शुगर केन का, अगर हम लोग बात करें। और अगर हम लोग को 20% ब्लेंड रेट अचीव करना है 2030 तक, तो हमारे यहाँ जो हमारा एग्जिस्टिंग नेट सोन एरिया, यानी कि जिस एरिया पर हम लोग जो है वो खेती करते हैं, उस एरिया का 1/10 एरिया जो है वो हम लोग को शुगर केन प्रोडक्शन के लिए जो है वो उपयोग में लाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर इतने एरिया पर पहले क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस होते थे और उसको अगर हम लोग श्रिंक कर दें, उसकी जगह इतने एरिया पर जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, मान के चलो, यानी कि मतलब कम कर दें इसको, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर कम होगा तो हम लोग को नॉर्मल सी बात है कि फूड के प्राइसेस जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि सप्लाई जो होगी कम हो जाएगी। सप्लाई कम, डिमांड और सप्लाई का रूल है, सप्लाई कम हुई तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और फिर प्राइस जो है वो रेज हो जाएंगे, और फूड इनसिक्योरिटी भी इसमें हम लोग को एक देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा इशू जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी का और ये वाली चीज। इसके अलावा जो दूसरे बायोफ्यूल्स हैं, जैसे कि जेट रोफा की अगर हम लोग बात करें तो वो कमर्शियली इतने प्रॉफिटेबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो काफी महंगे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बट इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये उतना बेनिफिट जो है वो नहीं प्रोवाइड कराएगा जितना कि हम लोग 20% की जो सोच रहे हैं आने वाले कुछ सालों में 2030 तक। तो ये है कुछ ओवरऑल टॉपिक्स गाइस इससे रिलेटेड, बायो इथेनॉल से रिलेटेड ब्लेंडिंग का। तो होपफुली आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाली है पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 8 सितंबर 2020 को हम लोग को देखने को मिलेगी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ये जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो वर्चुअल मीटिंग होती है ना आजकल। थोड़ी बात करेंगे वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव जो है गाइस वो ये है कि जितने भी यानी कि टेक्नोलॉजीज हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, उनको एक साथ लाया जाए सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और बेटर एफिशिएंट तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकें उसके लिए। कुल मिला के ये मान के चलो, ये एक प्रकार का फोरम, एक समिट हम लोग को ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर काफी सारे कंट्रीज से लोग यहां पर आएंगे और जो कि अलग अलग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में आपस में शेयर करेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपस में शेयर करेंगे। और टेक्नोलॉजी जो होगी वो किससे रिलेटेड होंगी? सोलर एनर्जी को बेटर तरीके से हार्नेस करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो है वो एफिशिएंट तरीके से कर सकें सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी समिट हम लोग को देखने को मिलेगी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और अराबिक। और आईजोस की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये भी लॉन्च करेगी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जर्नल को, जिसमें मतलब पूरे दुनिया भर में जितने भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी नए नए इवेंट्स होते होंगे या जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती होंगी वो इस जर्नल में, यानी कि इस मैगजीन में जो है वो पब्लिश की जाएगी। तो ये आईजोस भी याद रखना। तो ये आईजोस जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जर्नल ऑन सोलर एनर्जी, ये हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि सोलर एनर्जी पर एक मैगजीन, एक जर्नल हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर वेरियस रिसर्च वगैरह जो है सोलर एनर्जी की फील्ड में पब्लिश होंगी, वेरियस इनोवेशन जो है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड पब्लिश किए जाएंगे। अब बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो देखो गाइज, ये लॉन्च किया गया था 2015 में।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी इसको जो है वो लॉन्च किया था, सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था। हम लोग को पता है कि ये इंडिया का एक इनिशिएटिव है, बट इसकी लॉन्चिंग जो है वो इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर करी थी। 21st सेशन जो हम लोग को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का COP21 का फ्रांस पेरिस में देखने को मिला था, तो वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। गाइज यहाँ पर क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उन कंट्री का ये अलायंस है, यानी कि फोकस किया गया कि जितनी भी कंट्री, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों रखा गया है, क्योंकि सूर्य जो होता है उसका मूवमेंट हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही देखने को मिलता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर जितनी भी इस क्षेत्र में जितनी भी कंट्री आती हैं, तो वो कंट्री सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को जो है वो स्टोर कर सकें। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 67 कंट्री ने साइन किया था और लागू किया था। और इसकी एक असेंबली भी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज आए और उनमें से जितने 67 कंट्री ने इसको साइन किया है, तो 67 कंट्री के जो मेंबर होंगे वो इस असेंबली के मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि फाइनल डिसीजन जो भी होता है सोलर एनर्जी की फील्ड में, सोलर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो इनके द्वारा लिया जाता है। मेन मकसद ये है कि सोलर एनर्जी को स्टोर करने में और इसको हार्नेस करने में, प्रोड्यूस करने में जितना भी कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को जो है वो कम किया जाए, यानी कि नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए जो कि जिससे कि सस्ते रेट में जो है वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में पैसा जो है वो, फाइनेंस जो है वो इसमें डिप्लॉय किया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो इसमें डाला जाए। और टारगेट ये है कि 2030 तक $1000 बिलियन, यानी कि 1000 बिलियन US डॉलर से ज्यादा पैसा जो है वो इसमें इन्वॉल्व करना है मेंबर कंट्रीज के द्वारा। और ये टारगेट 2030 का हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा थोड़ी सी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। और इंडिया ने 5 एकड़ की जमीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के कैंपस पर जो है वो एलोकेट की हुई है। और ये गुरुग्राम में हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर ISA का हेडक्वार्टर है। पुराना नाम जो गुड़गांव था, जो आज की डेट में गुरुग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, ये लॉन्च हुआ था गाइस। तो ये बेसिकली एक इनोवेटिव सोल्यूशन है आत्मनिर्भर भारत का, हम लोग को देखने को मिलता है। जो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप लगती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम लोग को देखने को मिलती है, माइक्रो प्रोसेसर, छोटी छोटी ग्रीन कलर की चिप नहीं होती अंदर, हम लोग को देखने को मिलती है इस टाइप की। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनोवेट करें, उसको लेकर ये चैलेंज है। 2 करोड़ रुपए तक का इसमें कैश प्राइज भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना है स्टार्टअप्स का, इनोवेशन और रिसर्च का हमारी कंट्री के अंदर। और टारगेट सिर्फ ये किया गया कि हमारी कंट्री के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप हो, जिससे कि हम लोग, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, स्टार्टअप्स का, टेक्नोलॉजीज का है, और ये डेटा का हम लोग को देखने को मिलता है। तो आज की डेट में जो आने वाला समय जो डिजिटल है, उसको और एडवांस करने के लिए इंडिया के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप हो, मैन्युफैक्चर हो, उसको लेकर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। और ये आत्मनिर्भर भारत की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी सेल्फ रिलायंट बनना है, राइट। हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो अभी बताया गया कि शक्ति और वेगा, ये 2 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ही डेवलप हुए हैं इस प्रोग्राम के चलते, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलते। ये प्रोग्राम का मेजर एम क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी, लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी से जितने भी इश्यूज आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग को टैकल करना है। क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिजिटल हम लोग को देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इंडिया के अंदर ही डिजाइन किए जा रहे हैं इस प्रकार की चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, और इस पर फोकस करते हुए ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत बेहतरीन चीज आने वाले समय में होने वाली है रिटेल पेमेंट्स के लिए स्पेशली। जैसे कि आज की डेट में हम लोग को फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। और हमारी कंट्री के अंदर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन एक लिमिटेड नंबर पर हम लोग को देखने को मिलता है, और काफी जगह सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है डिजिटल पेमेंट की, डिजिटल ट्रांजेक्शन करने की। तो अब इसलिए जितनी भी कंपनीज जिनकी वर्थ वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर की होंगी, उन कंपनी को मौका दिया जा रहा है कि वो अपना खुद का एक नया पेमेंट सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, ATMs इंस्टॉल करवा सकते हैं, व्हाइट लेबल POS, यानी कि जब भी अपन दुकान पे जाते हैं तो वो स्वैप मशीन नहीं होती, उस टाइप के, और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की सर्विसेज जो है वो सेटअप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंपनी को मौका दिया जा रहा है। और एक इसके ऊपर एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलेगी, RBI के द्वारा सेट की जा रही वो कंपनी है। वो पूरी चीज जो है वो मॉनिटर करेगी कि मतलब नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिससे कि फ्रॉड्स वगैरह को और किसी भी प्रकार के नुकसान को जो है वो अवॉइड किया जा सके। यहाँ पर फिनटेक कंपनीज भी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि डेटा सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम करेंगी।
तो एक नया चीज जो है वो आने वाले समय में शुरू होगी, इसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और रिटेल पेमेंट्स को लेकर ज्यादा से ज्यादा पेमेंट सर्विसेज जो है वो शुरू की जाएंगी। तो उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। अब इस न्यूज की चर्चा करें गाइस, तो देखिए अफ्रीकन चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लाए गए हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मैसूरू जू के अंदर जो है वो इनको रिसेंटली रखा गया है और मैसूरू जू दूसरा इंडियन जू बन गया है जहां पर चीता जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इससे पहले हैदराबाद जू में हम लोग को देखने को मिला है कि चीता अवेलेबल है और न्यूज में दोनों चीजें आई हैं, एक तो अफ्रीका से अफ्रीकन चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से जो है वो लाए गए हैं और हैदराबाद के अंदर चीता जो है फीमेल अफ्रीकन चीता उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये दोनों न्यूज जो है वो इक्विवेलेंटली देखने को मिली है। एक चीता आया है मैसूरू में और हैदराबाद से एक चीता की मृत्यु हो गई, यानी कि मैसूरू में जो चीता आए हैं वो एक मेल चीता और 2 फीमेल चीता हम लोग को देखने को मिले हैं। ये साउथ अफ्रीका के चीता कंजर्वेशन सेंटर में से जो है वो लेकर आए गए हैं और ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम लोग को देखने को मिले और कोरोना वायरस के बाद पहला इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम ये हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि पहले भी मैं आप लोग को डिटेल में इस टॉपिक को 31 जनवरी 2020 को कवर करा चुका हूं, बट उस समय हम लोग ने बात करी थी कि इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो सेंचुरी में इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये दोनों सेंचुरी के नाम जो है वो आप लोग को थोड़ा सा पता होने चाहिए, राइट। और इंडिया के अंदर 1952 में एशियाटिक चीता ऑफिशियली जो है वो लुप्त हो गए थे, विलुप्त यानी कि एक्सटेंट हम लोग को देखने को मिलते थे, एक्सटेंट हो गए थे ये, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी बॉडी के बारे में भी पहले हम लोग काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो ये बॉडी जो है उसके बारे में आप पढ़िएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और IUCN का इसके स्टेटस की बात करें, चीता के तो वल्नरेबल स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलता है, इसका शिकार किया जाता है, इसके जो हैबिटेट एरिया जो है यानी कि जहाँ पर ये निवास करते हैं तो उनके लॉस होता जा रहा है बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिल रही है। लोग बाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पेड़ों को जंगलों को काट रहे हैं, तो उसके चलते इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और साथ ही साथ इनको शिकार भी नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से ये चीता की स्पीसीज जो है वो कम होती जा रही है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता जो है वो ईस्ट और सदर्न अफ्रीका में रहते हैं। ये कलहारी के जो एरियाज हैं, लो लैंड एरियाज और डेजर्ट एरिया, कलहारी कहाँ पर है, तो ये देखो आप बोट्सवाना पे आपको देखने को मिल रही है ये कलहारी, ये वाला एरिया अफ्रीका के अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे तो ओकावांगो डेल्टा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बोट्सवाना में यहीं पर ही ओकावांगो डेल्टा देखने को मिलता है। तो ये लोकेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कलहारी कहाँ पर है, ओकावांगो डेल्टा कहाँ पर है और ये ट्रांसवाल एरिया जो है वो कहाँ पर है। तो ये पूरी चीज़ें इस प्रकार की भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में इस लोकेशन पर जो है वो चीता हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ के निवासी हैं ये चीता, ठीक है, और वहां से फिर इनको अभी लाया गया है। अब निंजास हम लोग को रेलवेज में देखने को मिल रहे हैं। निंजा क्या है याद रखिएगा, ये ड्रोन्स है। ये ड्रोन्स को रेलवे स्टेशन पर, ट्रैक्स पर और वर्कशॉप पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के पर्पस के लिए इंस्टॉल किया गया है, लाया गया है बेसिकली। और ये ड्रोन्स जो है गाइस निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी, क्योंकि ड्रोन्स का फायदा ये होता है कि वहां पर मतलब तैनात नहीं होना पड़ेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसको यहाँ पर तैनात नहीं होना पड़ेगा। और कहा यह भी जाता है कि 8 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, 8 से 10 RPF पर्सनल जो है, तो उनका काम जो है वो एक सिंगल ड्रोन कर लेगा, एक सिंगल कैमरा कर लेगा और एक बड़े लार्जर एरिया को जो है वो कैप्चर करेगा। वहाँ पर पैसेंजर की एडिशनल सेफ्टी सिक्योरिटी पे मदद करेगा, मॉनिटर करेगा पूरे एरिया को कि कहीं पर किसी प्रकार के क्रिमिनल या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, तो उसका सर्विलांस करेगा, राइट, कि कहीं पर कचरा तो नहीं फेंका जा रहा है, डंप तो नहीं किया जा रहा है कचरे को। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रेलवे के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसको ये जाकर मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि कहीं पर रेलवे की प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी ने कब्जा तो नहीं किया हुआ है, फिर फर्दर एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। तो ये है इसके बारे में पूरी डिटेल। तो याद रखना निंजा किसका है, इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवेज ने निंजा ड्रोन लेकर आए हैं बेटर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सामने आया है, ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। सर्फ शार्क करके एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर हम लोग को देखने को मिलता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, तो उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स ने कंट्रीज को अलग अलग रैंक जो है वो प्रोवाइड की हुई है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, यानी कि किस कंट्री के अंदर इंटरनेट सस्ता है, इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, यानी कि ब्रॉडबैंड और ये सब सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है, इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी, वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेट प्रमोट करने के लिए या सिक्योरिटी पर्पस के लिए, गवर्नेंस के लिए। तो ये रैंकिंग हम लोग को देखने को मिलती है। टोटल 85 कंट्री को रैंक किया गया था, इंडिया की रैंक 9th हम लोग को देखने को मिली है। किस मामले में, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में, क्योंकि जियो है हमारे पास, सस्ता इंटरनेट, उसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है। और ई गवर्नमेंट के मामले में 15 हम लोग को देखने को मिलती है। और ओवरऑल इंडिया की रैंक जो है वो 57 है, 57 है।
इंडिया की कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट के मामले में मैंने आपको बताया कि इंडिया बेस्ट बताई जा रही है, 9th रैंक इसकी हम लोग को देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यूके, यूएसए, चाइना, इससे भी आगे जो है वो इंडिया जो है वो बढ़ गई है, ऊपर देखने को मिल रही है। ई गवर्नमेंट की बात करें तो 15th नंबर पर इंडिया की रैंक हम लोग को देखने को मिलती है। हम लोग नीदरलैंड्स, चाइना और बेल्जियम से आगे हैं। सिक्योरिटी के मामले में बहुत पुअर है हम लोग। साइबर सिक्योरिटी का इशू आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कितने मतलब केसेस हम लोग को अक्सर आए दिन जो है वो बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो रैंक है वो 57 है। जो ओवरऑल जो रैंक है इंडिया की, उतनी ही रैंक जो है वो सिक्योरिटी के मामले में भी इंडिया की देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर इंटरनेट क्वालिटी तो बहुत ही पुअर है, क्योंकि फ्लक्चुएट होती है, कभी इंटरनेट आपको अच्छा मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा, और कुछ कुछ एरियाज में अच्छा होता है, कुछ एरिया में तो ना के बराबर होता है। तो 78 है। बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, इन कंट्री से भी हम लोग पीछे बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो 79, वो भी काफी पुअर हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये इस रिपोर्ट में इंडिया की कुछ रैंक्स जो है वो आई हुई हैं। और टॉप परफॉर्मेंस की अगर बात करें, टॉप 3 में डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा हम लोग को देखने को मिल रही है। इजराइल सबसे सस्ता इंटरनेट ऑफर करता है। इंटरनेट कितना महंगा है, कितना सस्ता है, वो कैसे पता लगता है? एक व्यक्ति को उसको इंटरनेट सर्विसेज अवेल करने के लिए कितना और काम करना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति अगर पूरे दिन भर 4 घंटे काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा और कितना काम करना पड़ेगा जिससे कि वो इंटरनेट अफोर्ड कर सके। तो इसको इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कहते हैं, और चीपेस्ट रेट इंटरनेट का जो डिसाइड किया जाता है वो इसी रूल के ऊपर बेस्ड किया जाता है। और 75% कंट्रीज हम लोग को ऐसी देखने को मिलती है जहां पर लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इंटरनेट को अफोर्ड करने के लिए। यानी कि उनके लिए इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी भी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हम लोग को देखने को मिलती है। और सिंगापुर, यूके और यूएसए की बात करें तो ई गवर्नमेंट के मामले में बेस्ट ये कंट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये काम करती हैं, टेक्नोलॉजीज पर काम करती हैं, फोकस करती हैं कि टेक्नोलॉजीज की सहायता से करप्शन को रिड्यूस किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी जो है वो पब्लिक सेक्टर में लाई जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। और बात करें यूके, फ्रांस और ल्यूथियाना की, तो ये बेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करा रही हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन के मामले में ये 3 कंट्री सबसे बेस्ट बताई जा रही हैं। और बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी की बात करें, सिंगापुर, स्वीडन और नीदरलैंड्स में बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी है। यूएई, स्वीडन और डेनमार्क के अंदर ई इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतरीन जो है वो बताया जा रहा है। बात की जा रही है आयुर रक्षा के बारे में, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है, और दिल्ली पुलिस, इन्होंने साथ में मिलकर आयुर रक्षा को लॉन्च किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि आयुर्वेद मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है लगभग 80,000 दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली आयुर रक्षा के अंदर। अब इस न्यूज की बात करें गाइस तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई है। इन्होंने बताया है कि 2015 से 49 ब्लॉक्स जो है वो क्लियर किए गए हैं कोल माइनिंग्स की, यानी कि 49 जगह पर कोल माइनिंग्स जो है वो की जा सकती हैं। उनमें से 9 जगह ऐसी हैं जो कि नो गो एरिया में आती हैं। नो गो एरिया कौन सा एरिया होता है, ये ध्यान से सुनना। ऐसा एरिया जो कि जंगल एरिया के पास हम लोग को देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया के पास है, उस एरिया को वहां पर अलाउ नहीं किया जाता है कि किसी प्रकार की कोल माइनिंग एक्टिविटीज कंडक्ट की जाए। कुल मिला के मानो कि ये एरिया है, इस एरिया पर, यहां पर ये जंगल एरिया, ठीक है, तो आप यहां पर जो है वो कोल माइनिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे एरिया जहां पर नीलामी होती है, ऑक्शनिंग होती है कि इस एरिया पर कोल माइनिंग की जाए, तो अलाउ नहीं किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, क्योंकि ये एरिया जो है वो नो गो एरिया के अंदर आता है। क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट है और यहाँ पर कोल माइनिंग्स होगी, तो वहां पर फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु को जो है वो नुकसान पहुंचेगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और ये बताया गया कि 2015 में तो 9 थे एरियाज जो कि नो गो के अंदर हम लोग को देखने को मिले थे, यानी कि 9 जो कोल माइनिंग ब्लॉक्स जो थे नो गो एरिया में थे। बट 2020 में ये बढ़कर 21 हो गए। 41 ब्लॉक्स की नीलामी हुई, उनमें से 21 जो है वो नो गो लिस्ट में बताए जा रहे हैं। और इसी कारण से इंडिया में कोल माइनिंग जो है वो एक्टिविटीज ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे एरियाज नो गो एरियाज पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट पर चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा, ये चर्चा है गो नो गो कंसेप्ट। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स अगर लेकर आए और ऐसा प्रायोरिटाइज कर दें कि किस एरिया पर जो है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस प्रकार से इवैल्यूएट करके और गो नो गो कंसेप्ट को शुरू कर दें, तो उससे फायदा ये होगा कि 17,000 मेगावाट ऑन एन एवरेज कैपेसिटी जो है वो हम लोग नई पावर प्रोजेक्ट की प्रोड्यूस कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई। अब कंसेप्ट जो है वो शिफ्ट क्या हो रहा है, नो गो से गो नो गो शिफ्ट हो रहा है। इसको लेकर बहुत विवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कंट्री में। अब इसमें लॉजिकल चीज आप समझो जो कि आप मेंस में भी उपयोग करेंगे, जैसे कि कोल्स है। आप आज की रेट में कोल्स का अगर भरपूर उपयोग कर रहे हो, पावर जनरेट कर रहे हो, और तो आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, बट आप साथ ही साथ एनवायरमेंट भी जो है वो उसको नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि कोयला जब जलता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, उससे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिल रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि आप जो है वो पैसा तो कमा लोगे, आप जो है वो तरक्की तो कर लोगे, बट अल्टीमेटली एनवायरमेंट को आप नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी नुकसान क्या होगा, आप सोच रहे हो ऐसे एरियाज पर
कोल माइनिंग को शुरू करने की जो नो गो में आते हैं, यानी कि जिन एरियाज पर फॉरेस्ट कवर है, जहां पर जीव जंतु हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट्स एनिमल की स्पीसीज वहां पर है, तो वहां पर अगर कोल माइनिंग शुरू होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जंगल को खराब करेंगी। और यहाँ पर इवन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने जैसे कि मान लिया जाए कि आप जो है मतलब डबल एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हो कि आप एक जगह पर कोल माइनिंग तो लगा रहे हो पर दूसरी जगह पर आपने प्लांट्स लगा लिए, बट फिर भी कोई फायदा नहीं है, उस नुकसान की जो है वो भरपाई नहीं हो पाएगी। कि अगर माइनिंग जो है वो कंटिन्यू होती है ऐसी जगह पर, और भले ही एफॉरेस्टेशन करने के बावजूद भी, तो भी आप जो है वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर नहीं कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म ये एक सीवियर इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये सब जो एक्टिविटीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है नो गो से गो नो गो में शिफ्ट होने की, तो ये गलत है और ये सही बिल्कुल भी नहीं है। तो ये काफी सारे एक्सपर्ट्स और ओपिनियंस का विचार हम लोग को देखने को मिलता है। और नो गो एरियाज कोल माइनिंग्स के अंदर 2009 में हम लोग को देखने को मिले थे, जब ये गो और नो गो एरियाज दो कैटेगरीज चूज की गई थी एनवायरमेंट एंड कोल मिनिस्ट्रीज के द्वारा, दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि ऐसे एरिया, गो एरिया यानी कि जहां पर आप कोल माइनिंग कर सकते हो, और नो गो एरिया यानी कि जहां पर आप कोल माइनिंग नहीं कर सकते। अब बोल रहे हैं कि इसको नो गो से गो नो गो कर दो, यानी कि वहां पर आप प्रायोरिटाइज कर दो कि किस एरिया पर कम नुकसान होगा तो अपन इस एरिया पर जो है वो कोल माइनिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। बट ये एक लॉस वाला सिनेरियो है, एनवायरमेंट के लिए भी है, और आज की डेट में बल्कि हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें एक बर्डन ही होगा, और इसको लेकर एक ह्यूज क्रिटिसिज्म हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो गो और नो गो वाला जो कंसेप्ट है, इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग भी नहीं है, यानी कि कोई एक लीगल प्रोविजन नहीं है इसका, सिर्फ ये जनरल नोटिफिकेशन पर जो है वो, पेपर पर जो है वो, या जैसे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस होती है ना उस टाइप की, नॉर्मल बिना किसी लीगल बैकग्राउंड के, वैसे ही ये रिलीज हुई है। तो कहा गया इसका कोई लीगल बैकग्राउंड भी नहीं है, और दूसरी बात ये एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। और नो गो एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहां पर 10% से ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर जो होता है उस एरिया पे होता है, या फिर 30% से ज्यादा ग्रॉस फॉरेस्ट कवर हम लोग को देखने को मिलता है, जिस जगह पर जो जंगल एरिया होता है उसको नो गो एरिया में डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक फाइनली, और ये फिनिश हो गया। एंड मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी, आप परेशान भी हुए हो, वेट भी किया है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी खुद मजबूरी ऐसी हो गई थी कि मैं जो है वो मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा था स्टूडेंट के साथ, मतलब थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है जो समझते नहीं है कि यार मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और फोकस आप लोगों के लिए ही बैठ कर बनाया हुआ हूँ। और गाइज ये लेक्चर बनाना जो होता है वो 2-4-5 घंटे की प्रोसेस नहीं होती। यहाँ पर मैं लेक्चर सिर्फ आपके लिए रीड नहीं करता हूँ, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी एड ऑन करके लेकर आता हूँ। फिर इस प्रकार की, इसलिए मैं चाहता तो कल भी, मैंने आपको बताया था लाइव सेशन के दौरान कि मैं चाहता तो कल ही आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देता, और बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं जब आपको चीज़ प्रोवाइड कराऊं तो वो फुल फ्लेज और कंप्लीट हो, ऐसा भी नहीं कि मैंने 1-2 न्यूज़ स्किप कर दी और जो है वो बना लिया जैसे जैसे करके। नहीं यार, मैंने जब कमिट किया आपको, जब मैं पूरी सर्विस दूंगा मतलब दूंगा। एंड गाइस बस आज के लिए इतने ही, और पीडीएफ जो है आप परचेज कर सकते हैं, इसकी मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये पूरी सर्विसेज आपको मिलेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी पूरी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।